हेलो। चलो भाई, आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। इसको बड़ा कर दिया जाएगा और इसको इधर रखा जाएगा। इसको तो बैग घुमाया जाएगा ना, तभी तो अच्छे से आएगा। चलिए क्लास चालू करते हैं। अभी क्लास कहाँ से बाकी चल रही है ना, स्थान आदिपति के ये सब क्या है। मैंने कहा लैपटॉप पर रख दिया इसको, टेबल पे। तत्व विषय परंतु हमने कहाँ से पढ़ा? त्रिकोण धन तथा तीसरी चीजों के बारे में पढ़ाया था। एकादश भाव में घटोग्रह विशेष लाभ देता पराक्रम। चलिए, अभी हमने उस दिन जो भी पढ़ाया था, विभिन्न भावों पर ग्रहों का शुभाशुभ फल। ये विभिन्न भावों पर ग्रहों का शुभाशुभ फल बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया था? धन तथा लाभ, मतलब सेकंड भाव और 11वें भाव, दूसरे तथा 11वें स्थान में बैठे हुए ग्रह विशेष लाभदायक फल होते हैं, क्योंकि दोनों घर शुभ ग्रह माने जाते हैं और अच्छे घर माने जाते हैं। जिस प्रकार छठा, आठवां, 12वां घर कुंडलियों में खराब माना जाता है, उसी प्रकार जहां शुभ ग्रह होते हैं, अच्छे ग्रह होते हैं, दूसरा घर और 11वां घर लगभग आपको लाभ उस स्थिति में अच्छा लाभ देता है जिस समय आपकी कुंडली अच्छी हो। ठीक है, वायरलेस साउंड आ रहा होगा जरूर। गुरु जी प्रणाम। ठीक है, क्लास करिए सब मन लगा के। अब देखो कि हमने उस दिन धन तथा लाभ स्थान दूसरा भाव बैठे हुए ग्रह जातक के धन की वृद्धि करते हैं। एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह विशेष लाभ देता है। ठीक है, अब उसके बाद हम चौथी बात पढ़ लेते हैं। और हम क्या चीज पढ़ रहे थे? विभिन्न भाव पर ग्रहों का शुभाशुभ फल। इसको हम दोबारा लिख देते हैं। विभिन्न भावों पर ग्रहों का शुभाशुभ फल। उस दिन यही चल रहा था टॉपिक। ठीक है, परसों की बात है, कल तो मैं क्लास नहीं आ पाया था। कल हमारे किसी टीचर का, स्कूल के टीचर का, कल हमारे किसी स्कूल के टीचर जो थे, हमारे स्कूल में टीचर है, उनकी लड़की की शादी थी, जो मैं वहां चला गया था, जो उसकी वजह से कल नहीं आ पाया था। अब हम बात करते हैं कि तीसरी बात चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे हम क्या पढ़ा रहे थे, मतलब इसी में एक चौथी लाइन। तो मैंने पहले 3-4 लिए। पराक्रम स्थान तृतीय भाव में बैठे हुए ग्रह जातक के पराक्रम की वृद्धि करते हैं, जिसके कारण वह सफलता प्राप्त करता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पराक्रम भाव तीसरे पराक्रम भाव तीसरे घर का मालिक व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करते हैं जिससे कि वह जातक उन्नति करता है। अब देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात बताई, इसे समझा भी देता हूं। उन्नति करता है, इन्होंने क्या बात बोली है कि भाई तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम का घर होता है। और पराक्रम का अर्थ समझ रहे हैं? मेहनत करना, बढ़ चढ़ के आगे रहना, हर चीज में पराक्रम करना। एक होता है ना लेजी टाइप का व्यक्ति, आलसपन, ये वो। अब पराक्रम के घर का मालिक अगर लेजी ग्रह है, जैसे कि राहु लेजी करा देता, लेजी पना, ठीक है, और बुध, वो शनि जो है वो भी लेजी पना वाला ग्रह है थोड़ा सा। ठीक है, शनि लेजी पना। मंगल जो है पराक्रम के घर का मालिक होता है, तो मंगल भी क्रूर और तमोगुणी ग्रह माना जाता है मंगल भी। बट मंगल में पता है क्या होता है? मंगल में एक बिजली वाली एनर्जी होती है कि आदमी सोच के बैठा रहेगा और एकदम से उठेगा और सारा काम करके आके दोबारा बैठ जाएगा। ये मंगल का स्वभाव है, बिजली का कारक होता है। तो अकस्मात बिजली की तरह, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूध में उबाल मारने की तरह होते हैं, एकदम से उबाल मारते हैं, दूध में उबाल मारने वाली स्थिति जैसी रहती है बहुत सारे। तो वो मंगल ग्रह का स्वभाव होता है।
जिसके वृश्चिक लग्न होता है, मेष लग्न होता है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये बच्चे का स्वभाव है। तो तीसरा घर जो पराक्रम का घर होता है ना, ये डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति के घर का मालिक कौन है। पराक्रम का घर कौन है? पराक्रम के घर का कारक मंगल है। मंगल जो है वो तेजी वाला ग्रह है, मंगल तेजी वाला ग्रह है। जैसे शनि मंद गति का ग्रह है, राहु मंद गति का ग्रह है, ठीक है। और भी एक दो ग्रहों को हम मंद गति में जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोले शुक्र किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि के साथ गत है, या कुंडली अगर श्रापित है या दोष लगा हुआ, तो शुक्र भी मंद गति का ग्रह है। क्यों? क्योंकि शनि शुक्र का मित्र है और शुक्र शनि का मित्र है, दोनों एक दूसरे के परस्पर मित्र है। अब शनि कुंडली में खराब है तो शुक्र भी रिस्पॉन्स खराब ही देगा, तो वो भी जीवन में बाधाएं देगा, रुकावटें देगा, देरी करेगा। शुक्र घर संपत्ति गाड़ी खरीदने का मालिक ग्रह माना जाता है। भूमि प्रॉपर्टी होने का मालिक मंगल है, पर कुछ भी ऐश्वर्य वाली वस्तु वाली चीजें जोड़ने का मालिक कौन है? शुक्र है। तो शुक्र अगर अच्छा नहीं होगा तो घर नहीं, मकान नहीं बनता रहेगा, जुड़ता रहेगा, उसमें देरी विलंब होगा, ये सब चीज भी होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि पराक्रम स्थान तृतीय भाव में बैठे हुए जातक के पराक्रम की वृद्धि करते ग्रह, जिसके कारण वह सफलता प्राप्त करता है, ठीक है। ये चीज मैंने बता दिया कि पराक्रम भाव में तीसरे घर का मालिक व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि करते हैं, जिससे कि वह जातक उन्नति करता है। सेम ही चीज है यहाँ पे जो मैंने पढ़ाई अभी। अब उसके बाद क्या लिखी हुई है? इस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम तथा दसम एकादश भाव, ये 9 स्थान, इनमें बैठे हुए ग्रह उत्तम फल देने वाले। अब देखो कितनी बढ़िया बात बोल दी इन्होंने। इस प्रकार, इस बात को थोड़ा सा समझ लेना। प्रथम, ठीक है, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, चतुर्थ भी है ना। वैसे तो चतुर्थ भी थोड़ा सा नेगेटिव फल देता है, पर फिर भी यहाँ पे चतुर्थ घर शुभ ही माना जाता है। चतुर्थ भाव नेगेटिव फल किसके लिए देता है पता है? कुटुंबों के लिए, बड़ों के लिए, रिलेशन वाले माने माँ बाप के लिए बोल सकते हैं, माता का घर है। और कुंडली अगर श्रापित होती है तो बाकी तो घर अच्छा माना घर है, क्योंकि सुख का घर होता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ, पंचम, ठीक है, सप्तम को भी लिख रखा होगा, इसका मतलब साला सप्तम भी है, पर ये तो रिस्पॉन्स सब गंदे ही देते हैं। नवम, एकादश, दसम 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 के बाद एकादश, एकादश माने 11वां घर। देखो क्या बोला गया यहाँ पे? इस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय के बाद चतुर्थ, पंचम सप्तम नवम दसम और एकादश भाव व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करते हैं। अब इन्होंने छठे, 8वें और 12वें तीन घरों को बाध रखा है, साइड रखा है। 3 घर समझ रहे हो? मतलब जो अच्छे फल देने वाले हैं उसमें मात्र 3 घरों को इन्होंने साइड लिया है, खराब बोला गया है। एक 6th, एक 8th और एक 12th, ये 3 घरों को इन्होंने खराब बोला है। उसके बारे में हम अभी पढ़ लेते हैं, उसके बारे में भी क्या फलादेश है उसका वो भी लिख लेते हैं। 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये नेगेटिव घर है, ठीक है। छठा, 8वां, 12वां जो है ये नेगेटिव घर है। नेगेटिव मतलब समझ रहे हो कि इसका फलादेश गंदा होता है। इन 3 घरों का फलादेश बहुत गंदा होता है। और उसके अलावा जो बाकी 9 घर है, ठीक है, बाकी 9 घर जो है वो लगभग अच्छे माने गए हैं, ठीक है। ये 9 घर अच्छे माने गए हैं। 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। 1 2 3 4 5 7 9 10 और 11, ठीक है। तो ये घर अच्छे माने गए हैं। इसमें साफ लिख दिया गया है कि इस प्रकार प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दसम तथा एकादश भाव, ये 9 स्थान, इनमें बैठे हुए ग्रह उत्तम फल देने वाले हैं, ठीक है। तो इन 9 घरों में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो उत्तम फल, अच्छा फल देते हैं, लगभग। अब ये डिसाइड करता है कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका मित्र की राशि पे बैठा हुआ है, कौन उच्च की राशि पे बैठा हुआ है, कौन नीच की राशि पे, तो जाहिर सी बात है खराब फल ही देगा, भले शुभ घर में बैठा हो नीच की राशि में, पर ये घर लगभग अच्छे घर माने जाते हैं। यहाँ पे ये होता है कि कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता। अगर इन घरों में कोई क्रूर पाप ग्रह भी बैठा है ना, तो उस लेवल की तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि ये घर अच्छे घर माने जाते हैं, ठीक है।
अब क्रूर पाप ग्रह अगर इन घरों में बैठा हो, छठे, आठवें, 12वें में, तो शारीरिक कष्ट देगा देगा, वो ग्रह और बलवान हो जाता है अगर क्रूर पाप ग्रह। अब बात ये होती है कि अगर वह क्रूर पाप ग्रह छठे, आठवें, 12वें घर में, खराब वाले घर में आपका मित्र है, आपका मित्र है, आपकी कुंडली जो लग्न है उसका मित्र है, तो वो वहां अच्छा काम करेगा। और छठे, आठवें, 12वें घर में अगर कोई आपका गंदा ग्रह बैठा है, शत्रु ग्रह, खराब ग्रह, अशुभ ग्रह, तो वो आपकी ऐसी की तैसी करके छोड़ देगा। मृत्यु तुल्य कष्ट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, जन्मजात लंगड़ा, लूला, बड़ी बीमारी, समझ रहे। अब ये के घर पे बैठा तो भी बड़ी स्थिति खराब कर देगा, ऋण कर्जे के तले जिंदगी भर दबा के रखेगा अगर कोई खराब ग्रह बैठा है तो। बात समझ में आया? छठे, आठवें, 12वें का। उसके आगे की चीज पढ़ा देते हैं। षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में बैठे हुए जातक के लिए परेशानियां उत्पन्न करने वाले होते हैं। पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज पढ़ेंगे। षष्ठ, अष्टम, द्वादश, ठीक है। षष्ठ मतलब समझ में आ गया ना, 6 नंबर, अष्ट 8 नंबर, द्वादश भाव में बैठे ग्रह जातक के लिए हमेशा परेशानियां उत्पन्न करते हैं। अब देखो मैं एक उदाहरण दे दूं। मैं मेरी कुंडली के बहुत सारे अच्छे उदाहरण देता हूं, थोड़ा सा खराब उदाहरण मैं वो भी दे देता हूं। जैसे मेरी कुंडली में मेरा लग्नेश जो है, जो कि 5 नंबर है, सूर्य है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। तो मेरा लग्नेश छठे घर में है, तो छठा घर रोग ऋण शत्रु कर जगह होता है। तो छठे घर में सूर्य जो है क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, तो अच्छा काम करता है, ठीक है, अच्छा काम तो करता है। बट इन्होंने क्या बोला, समस्या। तो समस्याएं मेरे साथ हमेशा रहती है। समस्याएं पता क्या रहती है, मेरे पास काम बहुत ज्यादा रहता है, परेशानियां बहुत ज्यादा रहती है, लोगों का काम बहुत ज्यादा रहता है, समझ रहे। मतलब मेरे पास जीवन में भाग दौड़ दे रखी है, परेशान मुझे करना ही करना है जैसे भी करके। तो ये सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ करता है। इसको मैं खराब बोलूं, अच्छा बोलूं, दूसरों की उसमें, बाकी सूर्य मेरा इस घर में बैठा हुआ है, छठे घर में। और किसकी राशि पे? शनि की राशि पे, मकर राशि पे। तो बहुत सारे ज्योतिष मकर राशि पे मूल त्रिकोण का भी सूर्य को मानते कि वो एक अच्छा काम करता है, ये भी मानते हैं। तो मैंने भी उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही देखा है, खराब तो नहीं बोलूंगा। मेरे जीवन में लग्नेश सूर्य का है मेरा, ठीक है, और बैठा है रोग के घर में। तो जो मेरा लग्नेश रोग के घर में, तो जाहिर सी बात है कि शरीर को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर देगा, क्योंकि लग्न है बॉडी और वो रोग के घर में, और बैठी शनि की राशि पे 10 नंबर मकर राशि पे, और सूर्य शनि का शत्रु है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे शरीर स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ तकलीफ दे। बट ये यहीं से चंद्रमा को, 12वें घर को, मित्र को देख रही है सूर्य, तो वहां 12वें घर के लिए अच्छा काम करता है कि बाहर स्थान से बैठे बैठे पैसे लाता बैठा, बाहर स्थान से, ये काम बहुत अच्छा करता है। अब और निद्रा के घर को देख रहा है, मित्र के घर को। तो मेरी नींद में भी मुझे कोई समस्या नहीं, नींद में बहुत बढ़िया निकाल लेता हूँ। मेरी नींद में कभी कोई मुझे समस्या नहीं आती कि मैं निद्रा से परेशान हूं, नींद नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, या कोई भी बार बार व्यय, नुकसान, हानि, रोग, सूर्य उसको मेंटेन करके रखता है, क्योंकि उसके मित्र का घर है चंद्रमा। ये अच्छा है। यहाँ इस घर को मैं कह सकता हूँ कि मेरे से मेहनत बहुत ज्यादा करा रहा है शनि की राशि पे, और शनि मेहनत कराता है। शनि की राशि पे सूर्य, तो वो सूर्य से जबरदस्ती की मेहनत कराता है। बट एक काम यहाँ अच्छा है कि यहाँ पर बैठा हुआ गुरु जो है मेरा, बृहस्पति, इस दशम भाव में, तो ये इसकी नवम पूर्ण दृष्टि दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करता है। तो मेहनत किस क्षेत्र में पता कराता है? राजयोग वाले अच्छे काम कराता है, मेंटेनेंस वाले काम कराता है। जैसे स्कूल है, संचालन करना हो गया, कोई महाराज जी से संबंधित काम हो गया, या अपने ज्योतिष से संबंधित कोई बाजार करने जाना है, कहीं कुछ भी काम करना, तो अच्छे काम कराता है। खराब काम नहीं बोलूंगा कि बहुत लेबर कैटेगरी की मेहनत वैसे नहीं कराता, बढ़िया लेवल का काम कराता है। तो ये मित्र ग्रह की दृष्टि। पर ये जरूर बोलूंगा कि यहाँ इस घर में बैठा हुआ सूर्य कहीं ना कहीं शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी तकलीफ मिलती रहती है, आदमी परेशानी करते रहता है। बाकी मैं योग मेडिटेशन करता हूँ तो मैं संभल के रहता हूँ, मैं मेरा बचाव कर लेता हूँ। बाकी इस घर में बैठा हुआ लग्नेश थोड़ा सा परेशान जरूर होगा, शरीर स्वास्थ्य में तकलीफें जरूर होगी।
ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि षष्ठ अष्टम द्वादश भाव में बैठे हुए जातक के लिए परेशानियां उत्पन्न करने वाले थे, क्योंकि छठा घर शत्रु, आठवां घर मृत्यु एवं 12वां घर व्यय का खर्च का होता। अब इसको मिटोते हैं ऊपर का पराक्रम भाव, तीसरे घर, ये सब देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब छठे घर के बारे में लिखते हैं कि छठा घर शत्रु, और जो भी बताया गया है इसमें वो मैं लिख देता हूँ। लिख इसलिए भी दे रहा हूँ कि भाई जिनकी क्लासेस चल रही है उनको भी बता ही देते हैं, और जो फ्री में पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ ले। बाकी मैं ये भी बता दूं, मैं पढ़ा तो दे रहा हूँ, जो व्यक्ति मेरे ग्रुप में जुड़ा हुआ है, मेरे से ज्वाइन करा हुआ, उनके लिए विशेष करके मैं सारी चीजों के प्रश्नों को उत्तर देता हूँ। बाहर से कुछ व्यक्ति मेरे से कुछ पूछते हैं, उनको मैं कोई जवाब नहीं देता, ये भी बता दूं। जिसने क्लास ज्वाइन कर रखी है, मैंने उसको 6 महीने का टाइम ले रखा है कि 6 महीने में मैं उसे परफेक्ट बना के छोड़ूंगा, कुंडली संबंधित, और उसके बाद हस्तरेखा संबंधित नॉलेज भी दूंगा, फेस रीडिंग संबंधित भी नॉलेज दूंगा, वास्तु संबंधित जानकारी भी दूंगा। पहले मेरा थोड़ा सा ज्योतिष का फलादेश खत्म हो जाए, उसके बाद मैं उसको दूसरे वे में लेके जाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बीच में डाइवर्ट कर दूंगा कि हस्तरेखा तो वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा, ना यहाँ का ना वहाँ का, घर का नहीं घाट का। अब ये चीज हो जाती है, क्योंकि मेरे पास जो थोड़े बच्चे बाद में जुड़े, एक दो, कल वो उन्होंने मेरे से पूछा कि महाराज जी ये 1 नंबर के मालिक का मतलब, जैसे मान लो 9 नंबर है तो इसका मालिक कौन होगा। मैंने कहा भाई ये बहुत बेसिक है, तीसरी क्लास में दूसरी क्लास में पढ़ाया हुआ है कि मेष राशि का मालिक मंगल है, वृष राशि का शुक्र है। मैंने फिर उसको 12 की 12 राशि लिख के डाल दी। जो मेरी क्लास में देर से ज्वाइन हुए थे, कह रहे महाराज जी मैं 10 तारीख से ज्वाइन हुआ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी जो नेक्स्ट मंथ वाला बेसिक क्लास चालू होगी उसमें भी मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, और वहां पे भी सिखा दूंगा, चिंता मत करो। मतलब अभी एक और क्लास चालू हो जाएगी, जो भी मैं हर महीने के बेसिक एक नॉलेज चालू करूंगा ही करूंगा, और बेसिक में मैं जो बच्चे जुड़े होंगे उनको सिखाऊंगा थोड़ा सा, कुछ ना कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि एक दिन में ये वाली जो क्लासेस चली आ रही है इनको अटेंड कर लूंगा, और एक दिन में बेसिक वाले का अटेंड कर लूंगा, ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी मेरा फोकस ये रहेगा कि जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो कहीं से कुछ ना छूट ना जाए उनको। और अपनी तरफ से मैंने पहले ही बोल रखा है कि किसी की कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी कुछ भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, बेहिचक पूछ लेते हैं मुझसे, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। मेरे से महासून क्या है जनाब बताएं। महासून ये क्या है भाई? महासून नहीं पता भाई मेरे को, महासून के बारे में नहीं पता, बाद में देखेंगे इन सब चीजों को। अब यहां बता देते हैं कि छठा घर जो होता है, छठा घर 6th हाउस, रोग ऋण, कर्जा, अष्टम भाव, अष्टम 8वां भाव, अष्टम भाव मृत्यु। मृत्यु का मतलब मैं पहले ही बोल दूं, सिर्फ पूर्ण मृत्यु नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। मृत्यु का मतलब पूर्ण मृत्यु नहीं है, ठीक है। मृत्यु का मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जी गुरुजी मृत्यु का घर है। अरे मृत्यु इससे देखी जाती है, वो बात बिल्कुल ठीक है, पर कई बार मारक की दशा चल रही होती है या कोई नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही होती है, सटाष्टक योग बना हुआ होता है, कुछ कर्म भी ऐसे हो जाते हैं हमारे द्वारा, माँ बाप को तू तड़ाक बोल दिया, धक्का दे दिया, मार दिया, पीट दिया, ग्रह एकदम से रुष्ट हो जाता है, तत्काल रुष्ट हो जाता है। मैं प्रत्यक्ष कितने हजारों लोगों की कुंडली देखी, हजारों लोगों की। मेरे से कहते गुरुदेव हमारा एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, मैं घर में लड़ाई करके गया था, हाँ मैं मम्मी के ऊपर हाथ छोड़ के गया था और मैंने दारू पी थी। मैंने कहा बहुत जड़ी गया, मतलब हालत खराब हो जाती है। तो ये चीजें, ये यहाँ पे अष्टमेश अगर एक्टिव होता ना, अष्टमेश ऐसी ऐसी हालत खराब हो जाती है। मैंने घर वालों पे हाथ छोड़ के गया था, ये कुछ बदतमीजी से करके, हाँ जी हाँ जी, पागल साले मरवा देगा घर। मतलब कलयुग है विशेष, अष्टम का मालिक शनि है। शनि को रावण ने बांध के लटका के रखा हुआ था, हनुमान जी ने छुड़ा दिया था। शनि 7th भाव में बैठा हुआ था। कौन से भाव में? 7th में, इस वाले भाव में। यहां से उसकी गति बढ़ती हुई यहां पहुंच रखा था, उसको वहां लटका दिया किसने? युद्ध चल रहा था उधर, इधर युद्ध चल रहा था। अब पता है कि रावण शनि इस आयु इस अष्टम भाव पे जाएगा तो उसकी मृत्यु होगी। रावण यहाँ बैठा, वो शनि यहाँ बैठा हुआ था इस घर में, वो वहां से चल गते में जाके मार्गी गति से इधर जा रहा था अष्टम भाव में। अब उसे रावण को पता लगा कि शनि जब अष्टम भाव में जाएगा तब मेरी मृत्यु होगी। अब जब सुसैन वैद्य ने जड़ी बूटी लेने के लिए भेजा था, किसको? वो वैद्य लेने के लिए लक्ष्मण जी को जब वो लगा था, मूर्छा बाण लगा था लक्ष्मण जी को इंद्रजीत द्वारा, मेघनाथ के द्वारा, तब सुसैन वैद्य को लेने के लिए भेजा था हनुमान जी को। हनुमान जी ने जाके शनि को छुड़वा दिया, समझ रहे हो? तो शनिदेव यहां से यहां पहुंच गए। अब वो रावण को नहीं पता, रावण तो अपना युद्ध लड़ने में व्यस्त था, उसको नहीं पता कि शनि जो कारागार से छुड़वा दिया गया उसे, तो उसकी मृत्यु का कारण शनिदेव बने, वो अपनी मार्गी रास्ते पे चले गए। और रावण सच में इतना बलवान था, बहुत महारथी आदमी था।
अब देखो मैं एक चीज और बता दूं, मेरी जो क्लास चल रही है ना, इसमें मैं रावण संहिता को भी जोड़ूंगा। मैं रावण जी का बड़ा भक्त हूँ, ब्राह्मण परिवार से हुई मैं, पुलस्त्य जी के नाती थे। और देखो रावण सच में बड़ा विद्वान था, ठीक है। रावण को महान इसलिए भी बोला जाएगा, पता है क्यों बोला जाएगा? मंदोदरी ने उससे एक बात बोली थी कि भाई जब आपको सब मालूम ही है, किसको, कि राम जो है वो भगवान नारायण के अवतार है, मनुष्य अवतार है, और उन्हीं के हाथों से मृत्यु लिखी है, तो उसने साफ मंदोदरी को ये बात बोली थी। क्या बोला था अपनी पत्नी को कि भाई देख, मैंने भगवान से वरदान ये मांगा है कि मैं ना किसी दानव से मरूं, ना किसी देवता से मरूं, समझ रहे हो, ना किसी ऐसे जानवर से मरूं, ना किसी भूत प्रेत पिशाच राक्षस योनि पोनी, मैंने मनुष्य का नाम नहीं लिया। उन्होंने नहीं बोला कि मनुष्य छोटी कैटेगरी का मनुष्य, वो हमारे बारे में सोच ही नहीं सकता, और ना हम उसके बारे में सोच सकते, क्योंकि रावण तो त्रिभुवन विजेता था, भगवान शंकर को भी वश में रखने वाला आदमी था। ऐसा था रावण। रावण महादेव को भी अपने वश में रखने वाला आदमी था। 10 बार मुंडी काट के चढ़ा दी थी किसको? तब भगवान शिव जी प्रकट हुए थे कि बोल तुझे क्या चाहिए? बोले मैं मुझे अपने आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं। दो ये बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो भगवान शिव जी कुछ बोल ही नहीं सकते थे, अपने बस में कर रखा है। 10 बार पूरी मुंडी कटक के चढ़ा दी भाई साहब, 10 मुंडी, दशानन राजन रावण इसलिए बोला जाता। तो भगवान शिव तो वैसे ही भोले, अब भाई साहब वो तो वैसे भी भस्मासुर को भी वरदान दीजिए, तो अब इसने जब सारा का सारा अपने आप को पूरा का पूरा भगवान के समर्पित कर दिया, और बहुत परम भक्त था शिव जी का, तो कैसे ना माने उसकी बात? तो बोले ठीक है ले चल मुझे, ऐसे ही बोला ले चल। बाकी यही बोल दिया कि मेरे को भाई ले तो चल रहा रावण, प्रेम से ले जा रहा है, मुझे कहीं रख मत दियो रास्ते में, क्योंकि तू रख देगा तो फिर मैं उससे आगे नहीं उठूंगा, मैं तेरे से उठूंगा नहीं दोबारा, क्योंकि मैं तुझे मेरा ज्योतिर्लिंग स्वरूप दे रहा हूं। तूने जो भक्ति करी है तो उसको ज्योतिर्लिंग स्वरूप दिया कि तू जहां बैठा देगा वो मेरे को ले जाके, तू भले रावण में बैठा दे, साला श्रीलंका में ज्योतिर्लिंग पहुंच जाता, श्रीलंका में ज्योतिर्लिंग पहुंच जाता, 12 ज्योतिर्लिंग, वहां जाके दर्शन करने पड़ते हम लोगों को। तो भक्तों ने, सारे भक्तों का भगवान ने वो रखा कि यार भविष्य में श्रीलंका में जाने में तो वीजा लेना पड़ेगा, तो साले थोड़ी ऐसी व्यवस्था बनाओ। तो नारायण जी जो संचालन करते हैं, मैं इस बात को बोलता हूँ कि भगवान नारायण जो है वो संचालन करता है। तो वो ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। अब देखो, जब जैसे ही रावण भगवान शिव जी को उठाने लगा, शिव जी तो अपनी मूर्ति शिवलिंग देके गायब हो गए, चलो भाई गायब हो, उस समय भविष्यवाणी हुई, अबे रावण भगवान शिव जी को उठाएगा तो पहले आचमनी कर, ऐसे आचमनी कर। आचमनी का मतलब है जल पी 3 बार, विष्णु विष्णु विष्णु, जो ब्राह्मण पीता है आजकल में जल पीता है, 3 बार आचमनी करता है, ओम विष्णु 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 बोल के 3 बार जल पीता है, और फिर अपनी बॉडी को पवित्र करता है। पवित्र हो सर्वांगतोपि बाह्या स्मृत पुंडरीकाक्ष से बाह्य भयंतरा, बाहर का भी और भीतर का भी सब कुछ मेरा पवित्र हो जाए। चतुर्भुज रूप नारायण पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु जी के दर्शन करता है भ्रुकुटी में, चतुर्भुज रूप। तो नारायण ने क्या किया, रावण ने क्या किया, आचमनी करी, 3 बार जल लिया और 3 बार पिया। रावण का शरीर भी तो विशाल, पानी भी तो कम नहीं आवे हाथ में, मतलब आचमनी करे तो ले भाई, दशानन रावण, शरीर स्वास्थ्य तो वैसा ही। अब अगला इतनी दूर लेके जा रहा भगवान शिव जी को, उसको पेशाब लग गया, वरुण देव ने अपना थोड़ा सा रंग दिखाया, पेशाब लगा तो भाई सब जोर से लगा, क्योंकि पानी में तो थोड़ा सा वेग भी भाई भगवान ने, वरुण देव ने बढ़ा दिया। अब करे तो करे क्या, तो ब्राह्मण के रूप में गौ चढ़ाते हुए उसे भगवान विष्णु जी मिल गए उस रूप में। अब वो विष्णु जी तो नहीं, उसे तो निवृत्त होना, बाथरूम करना, वो कैसे उसको वो करे, तो उसने वो उसको पकड़वा दिया भगवान नारायण की, लो भाई इसको पकड़ो जरा, मैं आ रहा हूँ बालक को, और बोल दिया कि इसको रखियो मत बेटा, संभाल के रखियो, मैं भी आता हूँ। तो बोले ठीक है नहीं रखूंगा, पकड़ के रखूंगा। भगवान नारायण जी ने बोल दिया ठीक है नहीं रखूंगा। अब जैसे रावण वहां पेशाब करके आवे, उसे तो हाथ धोना पड़ेगा, तो जो नदी थी वो भी थोड़ा सा पास में ही थी, दूर हुआ भाई सब जाके हाथ धोने लगे, और जब आके देखे तो वहां पे वो बालक भी नहीं और वो शिवलिंग रखा हुआ, शिवलिंग रख दिया। अब रावण भाई साहब बड़ा क्रोधित, गुस्सा हुआ, गुस्सा तो हुआ ही हो, तो वो करे क्या, वो बहन जो पूरा जोर लगाने लगा कि इसको मैं लेके जाऊंगा कैसे। अरे भैया कौन फोन कर रहा है, फोन ना करो यार, कौन है पता नहीं मुझे। तो रावण क्या राक्षस ग्रह, अब राक्षस क्रूर एकदम से चिड़चिड़े गुस्से हो जाते हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आया अपने ऊपर, यार ये मैंने बड़ा गलत काम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ,
जब वहां बैठा दिया तो जो बैजू करके एक भील था, भील सबसे पहले उसी व्यक्ति ने उसकी पूजा करी थी, बैजनाथ, बैजू भील ने, वो आदिवासी था। और रावण ने वहां पे जब उसे पता लगा, अष्ट अंगुल, रावण ने जब जबरदस्ती उसको उठाने की कोशिश करी, नहीं उठा, तो रावण ने जोर से उस पर प्रहार किया गुस्से में, शिवलिंग पे गुस्से से प्रहार किया, तो वो 8 अंगुल जमीन से सिर्फ ऊपर रहा और जमीन में धस गया वो शिवलिंग जमीन में धस गया और 8 अंगुल सिर्फ धरती से ऊपर में है। 8 अंगुल, 8 अंगुल का मतलब समझ रहे हो, इतना मतलब थोड़ा सा ही, बहुत थोड़ा सा, इतना सा ऊपर जो है वो शिवलिंग, मैं तो दर्शन करके आया हूँ बैजनाथ का, इतना सा टोटल जो था। अभी तो उसकी गैलरी बना दी गई है। तो शनि जो है वो मृत्यु का कारक बना था, किसका? रावण का। ठीक है, समझ गए? तो मैं बताता हूं, भाव मृत्यु, अष्टम भाव, ठीक है, अष्टम भाव मृत्यु, छठा घर 6 रोग ऋण कर्जा, अष्टम भाव मृत्यु। और अब देखो मृत्यु के बाद और भी क्या क्या चीज होती है वो भी बता देते हैं। मृत्यु, आयु और व्याधि। व्याधि का मतलब समझ रहे हो, मृत्यु तुल्य कष्ट बोल सकते हैं, मतलब भारी कष्ट। व्याधि माने आप बिल्कुल परेशान हो, विचलित हो गए हो, कोई काम नहीं बन रहा, आपको अस्पताल जाना, आपको गाड़ियां नहीं मिल रही है, मतलब एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, इस प्रकार की व्याधि परेशान कर देना किसी भी प्रकार से। तो अष्टमेश को अगर हम खराब कर लेते हैं, तकलीफ दे देते हैं, पीड़ित कर लेते हैं, तो उस स्थिति में हमारा जो है ग्रह जो है अष्टम जो है वो खराब माना जाता है। मतलब हमारे, देखो पहली बात बता दो, अब मेरा देखो, मैं आप लोगों को इसका बहुत अच्छा उपाय वो बता देता हूं। क्या है कारण? मेरे यहाँ पे 9 नंबर है, 9 नंबर मेरे यहाँ पे, यहाँ पंचम भाव में नहीं, यहाँ पे 12 नंबर है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9। तो मेरे पंचमेश को गुरु का होने का, अष्टमेश होने का कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वही मेरा पंचम है, पेट की जगह कारक है और मेरा गुरु वाला नेचर है। मैं गुरु के पथ पे ही चल रहा हूं, गुरु से संबंधित आस्तिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में इन्वॉल्व हूं, तो मुझे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा सूर्य का लग्न है और उसका मित्र अष्टमेश, तो मेरा अष्टमेश खराब नहीं माना जाएगा। अभी मेरे से कल परसों किसी ने ये बात पूछी कि महाराज जी उस लड़के व्यक्ति ने, मेरा ही स्टूडेंट है जो यहीं पे सीख रहे हैं, तो उसने मुझसे बोला कि महाराज मेरा यहाँ पे 6 नंबर है और यहाँ पे मेरा 3 नंबर है। तो मैंने कहा तुम्हारा बुद्ध खराब नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा बुद्ध अच्छा है, अष्टमेश है, तो वो तुमको यहाँ पैतृक संपत्ति का लाभ देगा, पितृ पैतृक संपत्ति, वो आपका खराब नहीं है। मृत्यु आयु व्याधि का ग्रह खराब नहीं है, वो आपको मृत्यु देगा तो बड़े सरल तरीके से देगा। अगर बुद्धि की दशा में मारेगा भी, यहाँ का मालिक अगर 6 नंबर है तो कोई तकलीफ नहीं देगा, कोई कष्ट नहीं देगा, कोई मतलब आराम से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आपका आराम से मित्र, मतलब आपका पंचमेश है, आप ही की बॉडी का कारक ग्रह। बॉडी क्या होती है? लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश बॉडी होती है। ये हमारा सर है, ब्रेन, ये हमारा पेट है, ये हमारा पैर, भाग्य। अब देखो सर जो है लग्न, सुख दुख, सबसे पहले लग्न के बारे में लिखा है, सुख दुख, नेचर, प्रकृति, व्यवहार, सब कुछ, तो वो सर से दिमाग से यूज होता है। सुख दुख नेचर की, तुम्हें बैठ के क्या काम करना है, या दौड़ के भाग के काम करना है, या लेबरी करनी है, सामान उठाना है, या फोन पे काम करना, ऑनलाइन वर्क करना है, ये यहाँ से विचार होता है। पंचम भाव जो होता है पेट संबंधित, जो कि बुद्धि का घर होता है, समझ रहे हो, पेट घर, पेट का घर माना जाता है बॉडी में। ये हमारी जो है, जो भी हम पढ़ाई करेंगे तो हमारी वो पढ़ाई करने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि का घर बोला जाता है इसको। तो जो भी हम पढ़ाई विद्या को प्राप्त करेंगे तो ये डिसाइड करेगा विद्या हमारे को कि हमारा पेट किस विद्या से चलेगा, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई का घर है, विद्या का घर है, तो ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो पेट संबंधित जो भी हमारी आय व्यय है, आय है, क्योंकि ये आय के घर को देखता है, यहाँ से इनकम हाउस को देखता है, हमारी इनकम का स्तोत्र क्या रहे ये बताता है। और लग्नेश अगर आपका अच्छा अच्छे घर में बैठा तो वो आपको मैंने बताया सुख दुख सब कुछ डिसाइड करेगा। अब भाग्य क्या है? भाग्य जो है पैर जिसको बोला जाता है। तो कोई भी कार्य जब आप अपने भाग्य को उन्नत करना चाहोगे तो आपको भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी भाई, बैठे बैठे तो भाग्य उन्नत होगा नहीं। और आज के टाइम में जितने भी बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, मुकेश अंबानी, जो भी, सबने भाग दौड़ करी है। बिना भाग दौड़ के तो किसी ने भी कोई मुकाम हासिल नहीं किया, ये सबको पता है। इसलिए भाग्य जो है ना, कितने भी बाधाएं आ रही हो, भाग्य में बहुत लोगों की बाधाएं आती है 2-5 नंबर, पर अगर वो भागता रहे, दौड़ता रहे, हार ना माने, तो वो एक बार उसे सक्सेस मिल जाती है। ये भाग्य का खेल होता है। 9th हाउस का भाग्य का ये खेल होता है कि आदमी अगर मेहनत करता रहे तो उसके भाग्य में रुकावट बाधा नहीं आती, फिर वो उन चीजों का हासिल कर लेता है। ठीक है, इसलिए ये त्रिकोण बॉडी होती है, फर्स्ट, पंचम और इधर 9th। तो बॉडी जो है वो ये होती है। ठीक है, ये बॉडी है, ये सर है, ये पेट है, ये पैर है।
ये ट्रायंगल ही पूरा शरीर बॉडी को डिसाइड करता है। अब देखो रत्न हमेशा इसी चीज के पहने जाते हैं, रत्न, ये रत्न, ये रत्न और ये रत्न। इसके अलावा कोई रत्न आप पहनोगे तो वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, तकलीफें देगा, समस्याएं देगा। अब देखो अगर मेरा पंचम 9 है, 9 नंबर, तो 12 नंबर मेरा अष्टम होगा, तो मुझे अष्टम का कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं। पैतृक है और फिर वो गुह्य विद्या है। गुह्य विद्या मतलब समझ रहे हो, अंदरूनी ज्ञान, आत्मज्ञान। और मैं आत्मज्ञान से भरपूर हूं। किस क्षेत्र की नॉलेज चाहिए? विज्ञान, ज्ञान, सब क्षेत्रों की नॉलेज दे रखी है। क्यों दे रखी है? क्योंकि मेरा वो अध्यात्म गुह्य घर का ज्ञान है और गुरु की दशा चल रही है, वो पंचम बुद्धि का कारक है। माइंड बड़ा तीक्ष्ण है। मेरे पास 150 मतलब क्या बोलो, जो बड़े बड़े ज्योतिष वैज्ञानिक लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञाता करता है, वो वैज्ञानिक क्षेत्र में ले लो, से साइंस से संबंधित या ज्ञान संबंधित क्षेत्र में ले लो, सभी चर्चाएं करते हैं कि यार महाराज जी आपको ये चीज की जानकारी है। ज्योतिष संबंधित तो है ही है। अब देखो मैं कह सकता हूं कि मुझे वैज्ञानिक क्षेत्र की कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। साइंस विज्ञान हो गया, किसकी मम्मी का बाप कौन है, किसका पति कौन है, किसका मामा कौन है, शास्त्र संबंधित ये सब मुझे भले नॉलेज नहीं, पर मुझे अंदरूनी आत्मज्ञान है कि मनुष्य का भला कैसे कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा। शास्त्र का असली निर्णय यही है, परमात्मा सत्य है, संसार के रिश्ते नाते वस्तुएं सब झूठी हैं। और जब यही बोल दिया गया है कि संसार झूठा है, समझ रहे हैं, तो फिर तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। जब सारा संसार ही झूठा है, संसार के रिश्ते नाते झूठे, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर ब्रह्म को कैसे ढूंढना जाए। तो भगवान ने पता क्या बोला कि ब्रह्म सत्यम, परमात्मा सत्य है, संसार के सारे रिश्ते नाते झूठे। और फिर तीसरा शब्द अंतिम में क्या बोल दिया है कि जीवो ब्रह्मे बना पड़ा, कि जो जीव है, प्राणी, कोई भी प्राणी, कीटी पतंग चीटी ब्रह्मा पर्यंत तक, उसमें मनुष्य भी है। यही तो ब्रह्म है। ब्रह्म को हम जीव मूर्तियों में, घरों में, दौलतों में, पैसों में, उसमें नहीं ढूंढेंगे। परमात्मा मनुष्य जीव प्राणी के रूप में विद्यमान है। अब जैसे देखो एक बहुत बढ़िया कहानी, छोटी सी, मुझे एक उदाहरण याद आ गया। क्या कहानी है? आज वो कहानी मैंने पोस्ट करी हुई है मेरे फेसबुक पे। जैसे एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण भगवान का बड़ा भक्त था। तो वो भगवान का भक्त था, वो रोज भगवान को बड़ी सेवा हाव भाव से पूजा करता था। तो एक दिन उसके मन में विचार आया, घर में लड्डू बने तो लड्डू लेके वो गया कि भगवान नारायण को भोग लगाऊंगा, विष्णु जी को, कृष्ण जी की पूजा करता था बड़ा। अब उसकी पत्नी ने उसे ताना मार दिया। क्या ताना मार दिया? कि जाओ जाओ, देखती हूँ तुम्हारे नारायण, तुम्हारे घर में कोई भी चीज बनती है, बच्चों को नहीं, ये वो, जाके सबसे पहले तुम भगवान को जाके कृष्ण को खिला के आते हो। तो जाओ, मैं भी देखती हूँ वो मूर्ति पत्थर तुम्हारी आज कैसे वो लड्डू खाते हैं, जाओ खिला के अनाज उनको। ऐसे ताना मार दिया। अब ब्राह्मण जी थोड़े हटीले से, तो उनके मन में बात बैठ गई कि यार ये पत्नी मुझे ऐसे बोल रही, तो ठीक है, आज मैं भगवान कृष्ण को खिला के आऊंगा लड्डू। अब भाई साहब ब्राह्मण जी जाके मंदिर में बैठ गए, अड्डा मार दिया, और भगवान के सामने उन्होंने ये बात बोल दी कि आज अगर मेरे लड्डू नहीं खाओगे तो मैं यहाँ से उठूंगा। समझ रहे हो? ये बात बोल दी। उधर जो मंदिर के पुजारी थे उसने बात सुन ली, तो पुजारी ने जाके ये बात बाहर फैला दी कि भाई ये तो पंडित जो है, ये भी ब्राह्मण ही है। तो अब पंडित जो है मंदिर में सेवा पूजा रोज करते थे ये ब्राह्मण, तो उस पंडित के बस की ये तो नहीं कि उन्हें वहां से उठा दे, मना कर दे कि आप भाग जाओ, ऐसे चले जाओ। वो वहीं जाके अड्डा बैठ गए, वो भी रोज सेवा पूजा करते। अब वहां पे क्या हुआ कि जब उन्होंने लड्डू रख दिए तो वहां चीटियां आई सबसे पहले। तो भाई पंडित जी बैठे हुए, पंडित जी ने चीटियों को हटाया। उसके बाद कुछ मक्खियां भी आई, मक्खियां भी लड्डू खाने के लिए आई कि भाई मक्खियां उस पर बिना, तो वो मक्खियों को भी हटा रहे थे। उसके बाद बाहर से जो है आपका कुत्ते जो थे, कुत्ते सुगंध से वो भी इधर उधर आके घूमने लगे बाहर थोड़ा सा, कि वो, तो उन्होंने कुत्तों को भी भगा दिया। समझ रहे हो? उसके बाद मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी, तो उन्हें भी लड्डुओं को देख देख के लोभ लग रहा था कि हमें भी मिल जाए। तो समझ रहे हो? उसमें से एक भिखारी भी आया, बोले भाई मुझे लड्डू दो। अब पंडित जी पहले गुस्सा में कि मैं तो भगवान को खिलाने के चक्कर में आऊं, इस साल आ गया, उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया, उस भिखारी को भगा दिया, भाग यहाँ से। तो कहने का मतलब, अब वो निराश होकर, मंदिर बंद होने का टाइम हो गया, वो अपने लड्डू उठा के घर लेके आ गए। लड्डुओं को उन्होंने बाहर फेंक दिया, गुस्से में पंडित जी ने, और घर में आके बोल दिया नहीं आए मेरे भगवान खिलाने के लिए, अब मैं नहीं जाऊंगा लड्डू खिलाने के लिए कर। तो जब ये बात हुई तो क्या हुआ, उसमें रात में पंडित जी के सपने में भगवान आया। भगवान आके कहता है, अरे यार तूने मुझे लड्डू तो खिलाए, पर साला लड्डू में सब में मिट्टी लगा दी तूने। तो भगवान कहते कि यार मैं तो चींटी के रूप में आया था तेरा भोग लगाने के। अब एक बात बता, जब सारी बात तूने सो करी दी, तो अब मैं किसके सामने प्रकट होता है ये बता। भगवान यूं ही कहते हैं कि जब सारी बात तूने सो करी दी अपनी पत्नी के सामने कि हाँ आज मैं लड्डू खिला के आऊंगा,
फिर तूने पंडित के सामने भी बात कर दी, तो मैं सबको थोड़ी दर्शन देता फिर वहां। मैं तो आया था चींटी के रूप में लड्डू खाने, तूने मुझे भगा दिया। फिर मैं आया मक्खी के रूप में लड्डू खाने, फिर भी तूने मुझे भगा दिया। फिर मैं कुत्ते के रूप में आया था, फिर भी तूने मुझे भगा दिया। फिर मैं साला भिखारी के रूप में आया, तूने मुझे थप्पड़ मार के भगा दिया। अब बाहर लास्ट में तूने मुझे खिलाया, पर वही मिट्टी लगे हुए लड्डू खिलाया। बता, मिट्टी लग गई मेरे लड्डू में, मेरे को स्वाद नहीं आया ठीक से। अब भाई साहब वो उठते सुबह जाके मंदिर में क्षमा याचना करता है कि प्रभु मैं समझ गया आपकी लीला। तो भगवान जो है वो कैसे आते हैं किसी के दर्शन में कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा, कि जीव से परे नहीं है परमात्मा, परमात्मा जीव में ही वास करता है। वो कोई भी जीव हो जिसमें प्राण है उसी को जीव बोला जाता है। स्थावर जंगम पर्यंत्र मतलब ब्रह्मांड में जो ये पौधे भी है ना, उसको जंगम प्राणियों में गिना जाता है। और स्थावर मतलब जितने भी पृथ्वी पे बसने वाले जो भी जीव हैं, पौधों में भी प्राण है, उसमें भी संचालन होता है, समझ रहे हैं? तो उसको भी जीव प्राणियों में ही मतलब एक अलग उसमें जंगम वस्तुओं में वो माना जाता है। अष्टम तथा द्वादश भाव में बैठे वगैरह जाता है वो परेशानी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि छठा शत्रु का, आठवां मृत्यु, 12वां व्यय खर्च का घर होता है। ठीक है, तो 12वां जो है व्यय खर्च का घर होता है। अब ये छठा आठवां 12वां बहुत खराब घर माना गया है। छठा आठवां 12वां हमेशा खराब घर माना गया, इस बात को हमेशा याद रखना। छठा रोग ऋण शत्रु कर्जा, और अष्टम जो मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण पुरातत्व, और 12वां जो व्यय हानि रोग दंड व्यसन। 12वां घर है विदेश में भेज के भी लोगों को परेशान करता है। जो विदेश में जाते हैं ना, वहां उनके कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े सब करवा देता है 12वां घर, व्यय हानि रोग दंड व्यसन वाला जो घर होता है। अब देखो, अब इन सब चीजों को हटा देते हैं। चलो ये सब तो लिख लेना जो भी है। अब बात करते हैं उससे आगे की। उससे आगे क्या लिखा हुआ देखो भाई, मैं एक चीज बता दूं, किताब तो हमें इसलिए देखनी पड़ती है क्योंकि एक आदमी कह रहा महाराज आप किताब देख के पढ़ाते हो, ये बात हमारे पल्ले नहीं पड़ी। बेटा किताब में तो टॉपिक मिलता है ना, हमें पढ़ाने में तो हमें मजा आता है, नॉलेज तो हमें है ना, पढ़ाना तो हमें है। और जाहिर सी बात है, उसे मृदुल सिंह ने जवाब दे दिया था कि अबे भाई कौन सा शिक्षक ऐसा है जो किताब देख के नहीं पढ़ाता, सब किताब में से ही पढ़ाते हैं, तू ही बेवकूफ है जो ये बात बोल रहा है। उससे ये जवाब मिल गया था, तो मैंने उसे जवाब भी नहीं दिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता मैं लोगों को जवाब दूं, बाद में जाए दुनिया सारा। मेरी दुआ से वो बहन जो दूसरी छत पे चढ़ा जाए, अपने बाप से भी जवाब पूछे, प्रश्न पूछे, कुछ भी करे। मतलब तर्क वितर्की वालों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती है, कहीं पे भी घुस जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं। जो तर्क वितर्क वाले होते हैं उनकी बुद्धि बड़ी भ्रष्ट होती है। मैंने बताया एक फरांडे करके महाराष्ट्र का लड़का था, वो मेरे हर प्रश्न पे हर चीज पे उसे कुछ ना कुछ तीसरी बात घुसाई देनी थी, कुछ ना कुछ घुसाई देनी थी। भाई साहब बात चल रही थी नक्षत्र ग्रहों की, उसने 2 विद्या वहां में ज्ञानी वो किताब लिख के राइटर लिख के भेज दिया कि ये वाला राइटर बहुत अच्छा, ये वाला राइटर। मैं ये साला चूतिया ही, मतलब होते हैं कुछ विद्या। अब वो सीए का काम करता, उसे ज्योतिष से संबंधित क्या नॉलेज। अब नहीं भी मान लो थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो तू दूसरे को क्यों दिखा रहा, भला करने लोगों का साले। अगर मुझे कुछ नॉलेज है तो मैं लोगों को भला करने की कोशिश है मेरी। अब वही वाली बात है, वो तर्क वितर्क वाली की, गौतम ऋषि के शिष्य थे, वो राम जी को जाके तर्क वितर्क करें कि आपने खड़ाऊ की पहन रखी है, आप तो वन में घूम रहे हो, भले ही आप खड़ाऊ पहनो, जूते पहनो, चप्पल पहनो, अच्छा आप वन में क्यों नहीं राजमहल बना के रहते हो। वो राम जी से मजे ले रहे वो आजकल कॉमेडियन होते ना, राम जी से ही मजे ले रहे हैं। तो राम जी ने बोल दिया सुन भाई, जो तर्क वितर्क शास्त्र सीख लेता और वेदांत का दर्शन नहीं पढ़ता, उसे गीदड़ की नहीं मिलती। तब सारे पैर में पड़ गए कि भगवान हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। तो इन ये जो अर्ध कचरे वाले पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें वेदांत संबंधित और ज्ञान नहीं है, उन्हें फिर वही वो गीदड़ वाली यूनी मिलने वाली स्थिति रहती है। तो इसलिए हमारा फोकस ये होता है कि ज्ञान लो, पहले ज्ञान लो, विज्ञान उसके बाद काम करेगा, क्योंकि शून्य ज्ञान है। विज्ञान 1 से लेके 9 तक ही है, तो तुम्हारे 1 से 9 का खत्म है विज्ञान। पर आप उसमें जब तक ज्ञान नहीं जोड़ोगे, 0 नहीं बढ़ाओगे, तो उसकी महत्ता नहीं है विज्ञान की कोई महत्ता नहीं है, समझ रहे। वो ज्ञान के ही शून्य से प्रकाश हो रहा है विज्ञान, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो ये जो तर्क वितर्क वाले बुद्धि भ्रष्ट होती है जिनकी, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा ज्ञान की तरफ आओ, उसके बाद विज्ञान में उभर के आना। विवेकानंद जी बहुत ही वैज्ञानिक थे, बहुत ज्यादा। रामकृष्ण परमहंस थे, शांत थे, कुछ नहीं बोलते थे, माँ की उपासना करते थे, काली माता को अपने हाथ से भोजन कराते थे। अब वही विवेकानंद जी जाके तुमने तर्क वितर्क कर रहे थे वहां से, अब रामकृष्ण परमहंस जी ने एक उनके यहाँ पे पीठ पे हाथ रखा, 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे विवेकानंद जी। तीसरे दिन बेहोशी से हालत जब उठे, परम ज्ञानी बन गए आशीर्वाद से। जैसे वो बागेश्वर वाले गुरुजी ले जाके हाथ पकड़वा के दे दिया कि आज से ये तुम्हारे और ये तुम्हारे, समझ रहे हो। तो ये संबंध एक गुरु ही होता है उसके हाथ में, कि वही तुम्हें सौंप दे भगवान के हाथ में। तो इस बात को हमेशा याद रखना।
तो परम तत्व आत्मज्ञान जो है वो गुरुओं के आशीर्वाद से मिलता है। वो विज्ञान की किताबें पढ़ने तर्क वितर्क से नहीं मिलता। घंटा दुनिया में बहुत बुद्धि भ्रष्ट करके और तंत्र मंत्र की और बंगाली वैदिक और बंगाली ज्योतिष बंगाली तांत्रिकों की फोटो लगा के घर में मतलब फेसबुक पर लोगों को बेवकूफ बना रहे। ये वाले ही होते हैं जितने तर्क वितर्क वाले होते हैं, तांत्रिक साधक, फलाना साधक, ये साधक, वो साधक। मुझसे कुछ प्रश्न, मैंने कहा यार कम से कम तुम अपनी फोटो तो लगाओ, चेहरा लोग देखे तो कि तू कितना सुंदर है, कितना जानकार है। मुझसे भी तर्क वितर्क करते हैं तो मैं उनसे कि मैंने कहा यार तुम एक बात बताओ, तुम अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे सामने, तुमने ज्योतिष महाराज लिख दिया से बैनर बना के, फोटो तो लगाओ और फिर ज्ञान सामने सामने तो लोगों को पता लगे तुम्हारे पास कितनी नॉलेज। चलो, परंतु सभी अच्छे स्थानों में बैठे हुए ग्रह शुभ फल ही देते हैं। छठे 8वें 12वें घर में बैठे हुए अशुभ ग्रह अशुभ फल ही देते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे साफ लिख दिया, जो बात मैं बोलता रहता हूँ कि छठे 8वें 12वें घर में क्रूर ग्रह बैठ जाए तो वो शुभ फल देता है, अच्छा फल देता है, संभाल लेता है जीवन को। अब यहाँ क्या लिखा है, अब यहाँ इसके आगे की चीज लिखिए, परंतु सभी अच्छे ग्रह, सभी शुभ घरों में बैठे हुए ग्रह, शुभ घरों में बैठे हुए ग्रह शुभ फल। देखो क्या लिखा, परंतु सभी शुभ घरों में, जो शुभ घर है हमने भी जैसे बताया 1 2 3 4 5, उसके बाद 7वां, उसके बाद 9वां, उसके बाद 10वां, उसका 11वां, तो 6 8 12 को छोड़ के बाकी जो 9 घर है वो सब लगभग शुभ घर है। हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा शुभ है, कोई उससे थोड़ा कम शुभ है, उससे भी कोई कम कैटेगरी वाला हो सकता है। वो डिसाइड, वो चीज पढ़ाई गई है। ये भी बोल दूं, लग्नेश सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होता है, वो बताया गया। ठीक है, चतुर्थेश को सुख का घर बोलते हैं, वो भी सुख का घर होता है। ठीक है, ये भी पढ़ाया गया। पंचम भाव बहुत अच्छा शुभ ग्रह होता है, वो भी बताया गया। नवम भाव बहुत अच्छा शुभ होता है, वो भी बताया गया। उसके बाद एकादश भाव को हम लेते हैं और उसके बाद हम धन वाले घर को लेंगे। उसके बाद तीसरा घर बच गया और 10वां भाव बच गया, तो जो बच गए उसके बाद की बात कैटेगरी। एक सीरियल वाइज मैंने बता दिया कि कौन सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होता है, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको सब चीजें पता है। और देखो मेरा काम है समझा देना यहाँ पे भी, और मैं एक सीरियल वाइज समझा रहा हूँ। जो चीजें बोल रहा हूँ मुझे पता है कि मुझे इस चीज की नॉलेज है। आप लोग हो सकता है समझने में शायद समझ ना आ रहा हो, पर मेरी वीडियो को जो यूट्यूब पे पड़े रहेंगे, इसको अगर आप 2 बार समझोगे ना, 2 बार 3 बार देखोगे, पूरी वीडियो को नहीं बोल रहा हूँ। जैसे मान लो कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको दोबारा से स्किप करके पीछे जाके थोड़ा सा उस चीज को दोबारा सुनना, समझ में आ जाएगी। ये भी बता दूं सरल तरीके से। मैं ज्योतिष के लॉजिक के हिसाब में मुझे पता है कि मेरा स्तर किस जगह पे कहाँ बैठा हूँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी बड़ी जल्दी समझ जाओगे। पर अगर कुछ विद्यार्थियों की कोई चीज नहीं समझ में आती तो थोड़ा सा उस चीज को दोबारा सुनने की कोशिश करना। फिर भी अगर नहीं आती है तो बेहिचक पूछ लेना। ठीक है, जो स्टूडेंट है मेरे वाले जो जुड़े हुए हैं वो बेहिचक पूछ लेना। मुझे बड़ा आनंद आता है, मैं आपको सच बात बताऊं। मैं देखो 7:30 बजे लाइव आ गया हूँ आज यहाँ पे क्लास में मिस, चलो एक आध दिन छूट जाती है बीच बीच में, और सबको पता है कि क्लासेस कोई भी व्यक्ति है तो रोज तो नहीं पढ़ा सकता भाई, रोज समय नहीं रहता। ठीक है, मेरे को बड़ा आनंद आता है क्लास करने में, मैं सच बात बताऊं। और मुझे एक चीज और बता दूं, मैं गूगल मीट और वन मीट पे भरोसा नहीं। मेरे पास कोई व्यक्ति एक पर्सनल भी कॉल कर लेता ना, तो मैं उसका पूरा सोल्यूशन कर देता हूँ, उसको समझा देता हूँ, सारी चीजें बता देता हूँ। वो पर्सनल में भी कोई भी कर ले भाई, मेरा विद्यार्थी है और उसे अच्छी नॉलेज मिले, मेरा फोकस ये रहता है। मैंने कभी भी, मैं कुंडली देखने में उतना भरोसा नहीं करता कि कोई मुझे अपॉइंटमेंट देके कुंडली देख ले, पर आधे घंटे भी आदमी मेरे से बात कर लेता है ना तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि ये भी मेरा धर्म है और मेरे गुरु की दशा है, गुरु कर्म स्थान पे है। अगर मैं ही गाइड नहीं करूंगा तो फिर कौन समझाएगा भाई। और उसका एक टॉपिक है, तो मेरे दिमाग में बैठ गई ये बात कि इस व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा, तो उस प्रश्न को मैं खुले यहाँ पे लाइव में भी बात में चर्चा करता हूँ, क्योंकि वो एक प्रश्न एक ही व्यक्ति का तो नहीं होगा ना, और भी व्यक्ति का हो सकता है ना भाई। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि किसी ने मुझसे अगर कोई बात पूछी है तो उसे फिर मैं सामने खुल के रख दूं सबके सामने, तो दूसरे को भी सीखने को मिल जाए, होगा समझने को मिल जाए। तो किसी का कोई प्रश्न होता है बेहिचक पूछ लिया करो, मुझे बताने में बड़ी खुशी होती है। मैंने बोला ना, मैं 2 चार्ट देख दूं ना एक मिनट, मेरे संतुष्टि है। मैं 2 अपॉइंटमेंट ले लूं, 1000 रुपए का मेरा काम होगा, मेरी इतने की हैसियत मानता हूं मैं, उससे ज्यादा की नहीं मानता। भले देखने को तो मैंने 7-8 कुंडलियां देखी है, आज अभी सच बात बता दूं, जबरदस्ती की आ जाती है मेरे पास। पर मैं एक बात बता दूं, मतलब मेरा कोई लोभ का काम नहीं है कि मैं ज्यादा फीस बढ़ा लूं
मेरे पैसे ज्यादा कमा लूं ना, संतुष्टि है मैं भगवान से प्रार्थना हमेशा ये रहती है, ईश्वर से हमेशा एक प्रार्थना, भगवान संतुष्टि देना मन में, लोभ ना देना, लालच ना देना कि साला लोगों के चक्कर में मैं मेरा अपना मार्ग खराब कर लूं। संत वाला साधु वाला एक मार्ग है, और कोशिश यही रहती है कि भैया लोभ ना दे देना बस, कि ज्यादा मिल जाए। देखो मैं मुंह पे बोलता हूँ, पैसे बांटता भी दुनिया भर के हूँ, आते भी हैं देते भी हैं लोग, तो मैं दान पुण्य कर देता हूँ कि मुझे लोभ लालच ना देना, मुझे संतुष्ट रखना। आत्मसंतुष्ट जिसको मैंने गीता में पढ़ा हुआ है ना, और गीता को मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत बार। कैसे पढ़ा हुआ है मैं बता देता हूँ। देखो देखो गीता की ये रही अष्टादशा प्रवचन, श्रीमद् भगवत गीता अष्टादशा प्रवचन। इस किताब को नहीं भी करके तो मैंने 7 बार पढ़ा हुआ है, और पूरी पूरी किताब पढ़ी है। यहीं से मैंने बढ़िया बढ़िया उदाहरण लिए हुए, यहीं से बढ़िया बढ़िया मैंने योग वशिष्ठ के उदाहरण लिए हुए, शंकराचार्य जी के ब्रह्म सूत्र भाष्य के उदाहरण लिए हुए, वेदांत की बड़ी बड़ी किताबों के उदाहरण लिए, रामचरितमानस के उदाहरण लिए, वो जो मैं अभी गौतम ऋषि वाला बताया, चर्चा बताई है, कपिल ऋषि मुनि, वो सब उदाहरण इसी किताबों में से लिए हुए, क्योंकि ये आपका प्रवचन करने वाली है। जो प्रवचन करने वाले बीच बीच में लोग कहावत सुना देते हैं, मुहावरे सुना देते हैं, कोई भजन गीत गा देते हैं, कोई भगवान का भजन गा देते हैं कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया राम एक, तो ये सब चीजें इस प्रवचन की किताबों में होती है। तो जिस समय मैं वेदांत पढ़ता था तो उस समय मुझे इन चीजों में रमा रहता था, इस चीजों में, और वेदांत के ज्ञान के प्रकाश से भगवान ने मुझे ज्योतिष सिखा दी, मैं ये भी बता दूं, क्योंकि मैं पहले वेदांती हो गया था। वेद का जो अंत है, जो सार है ना, खीर खाने को मिल जाती है वेदों की, तो वो मुझे प्राप्त हो गई थी कि भैया मैं आनंद में जीवन यापन करने वाला, मुझे भगवान कृष्ण के चतुर्थ दर्शन होते थे सब जगह चलते चलते यहाँ एक भ्रुकुटी में सिर्फ जगह कृष्ण कृष्ण देखने लग गए थे, ऐसी स्थिति में पहुंच गया था। अब सुनने की स्थिति बोलो जो बोलो, पागल हो गया। मतलब इतना भी बल नहीं था कि कोई मुझे बोलते एक पेज पढ़ ले, एक पेज पढ़ने की भी हैसियत नहीं थी, अंदर से बिल्कुल गायब हो गया। तो मैं मर गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि साला मर गया, खत्म हो गया। और सच में गुरु की दशा चल रही थी, और गुरु मैंने बताया अष्टम भाव है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो एक नया जीवन दे देता। तो चलो घर गृहस्थी से राजन से राजू बना दिया, राजू भारती बना दिया, ठीक है। तो भगवान ने एक अलग ही मार्ग दिखा दिया। तो मुझे खुशी यही होती है कि भैया भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी, और मैं बात यही उनसे हमेशा मेरा यही लेन देन रहता है कि भैया लोभ लालच ना देना, सारा छल कपट ना देना। उससे बढ़िया तो काम नहीं करूंगा, 2 दिन शांत बैठूंगा, 3 दिन शांत दूंगा, नहीं कुछ करूंगा, भाग जाऊंगा, कुंडली नहीं देखूंगा किसी की, पर लोभ लालच नहीं देखूंगा। 750 की फीस करी थी, मैं दोबारा 500 पे आ गया कि यार 500 में पढ़ने में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, उसके माध्यम से मुझे एक जेन्युइन काम मिलता रहता है, मेरे स्टोन सेल होते रहते, मेरे पास इनकम बनी रहती है, थोड़ी बहुत आती रहती है, और मेरा खर्चा हुआ है, मेरा दान पुण्य का खर्चा हुआ। कितने बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए फीस डाल देता हूँ, किसी किसी के कुछ, अभी जैसे ठंड का सीजन है, पता नहीं कितने लोगों को कपड़े दिलवा दिए होंगे, कितने लोगों को बांट दिए होंगे। तो मेरा हाथ खुला हुआ है, तो मैं यही कोशिश रहती है कि इधर उधर से आता रहता, तो मेरे काम चलते रहते। और मेरी कोई ये भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा इनकम आती रहे, ऐसा भी टेंशन नहीं पालू मैं कि भाई मेरे 10-20-50 हजार आते रहे तो मैं बांटता रहूँ ना। जितना आता मैं संतुष्ट हूँ कि भाई जिस हिसाब से मेरे एक मन में रहता है कि भाई भगवान दे रहे हैं, बांटो, बांटने के लिए दे रहे, अपने खर्चे चलने चाहिए और बांटने चाहिए। मैं अपने लिए एक माइक मंगवाने की सोच रहा था, ये माइक मैंने कम से कम 25 दिन पेंडिंग के बाद मंगवाया हुआ। चल रहा है ना काम, ऐसा आदमी जुगाड़ आदमी, काम चल रहा है ना। मैं चाहूँ तो बढ़िया लैपटॉप खरीद सकता हूँ अपने लिए, तो मैंने साले दूसरों को डेल का लैपटॉप खरीद दिया, वो पीसी खरीद दिया बच्चों के लिए काम करने के लिए, पर अपना मेरा वो लिनोवो का थोड़ा लैपटॉप टूट गया, चल रहा काम। मैं उतनी टेंशन नहीं पालता कि मुझे अपने लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था रखनी है। अपने जुगाड़ू आदमी भैया चल रहा ये वाली स्थिति रहती है। और देखो मैं बोला ना, मैं भगवान पे इतना भरोसा करता हूँ, जिस दिन मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा उसी दिन मेरी पेमेंट की व्यवस्था भी रहेगी मेरे पे, मैं खरीद लूंगा। मेरा भगवान पे विश्वास है, और भगवान पे विश्वास होने से कोई काम नहीं करता। छठे 8वें 12वें बैठे हुए अशुभ ग्रह फल देते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। राशि स्थिति उच्च नीच, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी है, इसको भी आप भी पढ़ लेना। अब देखो ये तो लिख दिया कि शुभ फल देते हैं जो अच्छे घरों पे बैठे होते हैं। अब उसके बाद लिखा हुआ है छठे 8वें और 12वें स्थान में बैठे हुए ग्रह, स्थान में बैठे हुए ग्रह अशुभ फल दे, अशुभ फल दे, ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या बोला, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, ये बोला जाएगा अशुभ फल दे, ऐसा नहीं है। इन्होंने ये बोल दिया कि ऐसा नहीं है, ये ऐसा इसलिए लिखा हुआ है, ये चीज
ग्रहों के अनुसार नीच का ग्रह, ठीक है, नीच का ग्रह। अब नीच का ग्रह पावर कमजोर है, अशुभ घर में बैठा है, उसके पास बल नहीं है और खूब नीच का है, तो वो नीच प्रवृत्ति देगा, बट उसको कोई शुभ ग्रह दृष्ट है, उससे नीच का काम नहीं करने देगा। मान लो अगर कोई शुभ ग्रह व्यक्ति का लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश या उसका कोई मित्र उसको देख रहा है अच्छा ग्रह, तो वो उन चीजों के दोष को भंग कर देगा। तो ये पूरी की पूरी कुंडली में देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का डिग्री वाइज ग्रह कितना बलवान है और वो ग्रह मित्र है कि शत्रु है, तब जाके हम छठे, आठवें, 12वें घर का पूर्ण रूप से फलादेश कर सकते हैं कि ये बीमारी देगा, कैंसर देगा, रोग देगा, पैरालिसिस देगा, या हाथ पैर में जोड़ों में दर्द देगा, सर्दी जुकाम लगाएगा। ये सब ग्रहों की ऊंच नीच की स्थिति। अब जैसे यहां लिखा अनुसार नीच का ग्रह, उच्च का ग्रह, उच्च का ग्रह मतलब वो खराब घर पे उच्च का है, मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, ठीक है, कमजोर ग्रह, डिग्री वाइज अगर कमजोर है, पावर नहीं है, 0 डिग्री का, 3 डिग्री का, 5 डिग्री का पावर नहीं है, क्या खराब कर लेगा ग्रह अगर वहां बैठा ही है छठे, 8वें, 12वें में, या वहां का मालिक ही है छठे, 8वें, 12वें का, मान लो और इनकम हाउस में चला गया एकादश भाव में, तो 12वें घर का मालिक है, रोग के घर का मालिक एकादश भाव में अच्छे घर में जाके बैठ गया, वो वहां पे कुछ खराब करेगा ही नहीं। अब मान लो छठा घर खाली है, वहां पे कोई ग्रह ही नहीं, वो भी खराब काम करेगा ही नहीं। मान लो कि खराब घर का मालिक है छठे, 8वें, 12वें में और लाभ वाले घर में जाके बैठा, तो अब जबरदस्ती से लाभ देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। बात समझ रहे हो? तो ये सब पूरी स्थिति परिस्थिति देख के डिसाइड करा जाएगा कि छठे, 8वें, 12वें घर का मालिक जो है किस लेवल का खराब है। अब देखो किस लेवल का खराब होता है, मैं ये भी थोड़ा सा बता दूं। मैंने ये तो बता दी काट करने के लिए कि कई अच्छे ग्रह उसकी काट भी कर देते हैं। अब खराब घर की स्थिति बता दे। मान लो छठे, 8वें घर का मालिक जो है शनि है, शनि है छठे घर का मालिक, मान लो 6 हाउस का, अष्टम भाव में बैठा, केतु की उस पर दृष्टि है, पैरालिसिस मार देगा, लकवा मार देगा, ठीक है। और राहु गलती से उसको देख रहा है, ऋण, कर्जा, हमेशा आलसपन, निद्रा, प्रमाद, बड़ी बड़ी बीमारी कुछ ना कुछ लगी रहेगी लॉन्ग पीरियड तक। दवाइयां काम नहीं करेंगी, दवाइयां खाएगा आदमी पड़ा रहेगा पलंग पे, वो बीमारी लॉन्ग पीरियड तक चले। कोमा तक अगर सूर्य भी इसके साथ पीड़ित है, चंद्रमा भी, तो कोमा में चला जाता है। अगर 4-5 ग्रह डिस्टर्ब हो जाता है ना एक साथ, तो आदमी कोमा में पड़ा रहता है, 5-5, 10-10, 20-20 सालों के लिए भी पड़ा रहता है, ऐसा भी योग बन जाता है। तो ये पूरी कुंडली में उसका मारक ग्रह कौन सा है और छठे, 8वें, 12वें वाले घर के साथ उसकी युति है कि नहीं है, और वो किस लेवल तक बलवान है, वो डिसाइड करेगा कि ग्रह कितना ज्यादा खराब है और वो किस लेवल की बीमारी दे। समझ रहे? तो देखो ये तो धीरे धीरे ही पकड़ में आता है कि जैसे मैं पकड़ लेता हूँ कि भाई इसके मामा, मम्मी, पापा से, दादा परदादाओं से कैंसर की बीमारी चली हुई आ रही है, मैं स्वीकार करवा देता हूँ सिर्फ लाइव में नहीं, पर्सनल स्वीकार करा देता हूँ कितने हजारों लोगों को। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि मेरे हजारों क्लाइंटों को मैंने ये बात स्वीकार कराई है मुंह से। मैंने इसलिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए अपने कमरे कि मैंने कहा यार जो मैं फलादेश करता हूं तो मैं सारी चीजें अच्छी अच्छी बता देता हूँ, सही से, बिल्कुल सही से। तो उसकी अगर हम रील काट काट के अपलोड करें तो भी तो मेरे बहुत फॉलोअर बढ़ जाएंगे। कह रहा हाँ महाराज जी जरूर बढ़ जाएंगे। मैं मेरे बच्चों से कह रहा, तो मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया। मैंने कहा ऑडियो कैसे मिलेगी अब इसको, तो कह रहे हैं यहाँ पे एक स्पीकर लगाना पड़ेगा, किसमें वो उसमें एक ऑडियो का स्पीकर जुड़ जाता है कैमरे में, कह रहे उससे साउंड भी आएगा, तो आपका साउंड भी आएगा लाइव वहां पे कैमरे में। उसकी क्लिप को अगर हम अपलोड करें ना, दुनिया भर के सत्य भविष्यवाणी कस्टमरों को बता देता हूं कि तेरा दादा को कैंसर हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुआ था, बिल्कुल सटीक सटीक पॉइंट बताता हूं। उतना मैं लाइव में भी नहीं बता पाता हूं जितना मैं उस गद्दी पे बैठ के जब फलादेश करता हूं ना, जब अपॉइंटमेंट लेता हूं और बात करता हूं, तो बहुत सटीक सटीक पॉइंट वो मुझे पता लग गया। मैं मेरा दिमाग बड़ी तेज गति से दौड़ता है। मैं मेडिटेशन करता हूँ, सबको पता है, मैं मॉर्निंग में सुबह उठ जाता हूँ, योग ध्यान मेडिटेशन करता हूँ। मैं अपनी तरफ से जो भ्रुकुटी है ना, तीसरी आज्ञा नेत्र, जिसको ये तीसरा ज्ञान नेत्र बोलते हैं। यहाँ पे चक्षु 3 प्रकार के होते हैं, चरम चक्षु, ये आज्ञा चक्र जिसको कि ये ज्ञान नेत्र बोलते हैं यहाँ, जो जागरूक होता है, और एक तीसरा चक्षु बोला गया दिव्य चक्षु, जो भगवान के आशीर्वाद से मिलता है, जो अर्जुन को और भीष्म पितामह या जितने भी दिव्य चक्षु थे ना, ये वेद व्यास जी उनके पास थे। तो वो दिव्य चक्षु सबको नहीं मिलता, वो भगवान कृष्ण जी ने दिया था 10वें अध्याय में, जबकि जा मेरे दर्शन कर। बात समझ रहे हो? तो वो दिव्य चक्षु भगवान की कृपा से मिलता है, और ज्ञान चक्षु हर व्यक्ति के पास है। ये जो ज्ञान चक्षु है ये हर व्यक्ति, इसको जागरूक करना पड़ता है, इसको अपनी साधना से, कर्म से जागरूक करना पड़ता है। भ्रुकुटी में जो मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं हीलिंग फीलिंग वाले, वो वाली बात बता रहा हूं मैं, हीलिंग वाले जो बताते हैं।
आज्ञा चक्र आपको जागरूक करना पड़ेगा योग बल से, साधना करके, भगवान की साधना, ध्यान धारणा करके, ईश्वर का चिंतन मनन करके, ईश्वर से जुड़ के रहने से आज्ञा चक्र जागरूक करना पड़ता है। तो उससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। पॉजिटिविटी वाले में तो सर आपकी वाणी फटने लगती है, जिसको जो बोलोगे फलेगा फलेगा। आज एक चार्ट देखा मुझे, एक चार्ट मुझे बोलना नहीं चाहिए उसके बारे में, मैंने बोल दिया बड़ा गंदा दशा चल रहा है, 2003 की लड़की है, मैंने साफ बोल दिया। और जो चीज मैंने बोला कि इसका गंदा टाइम चल रहा है, आपको उनको मैंने दूसरे वे में वो बात बता दी। पता नहीं क्लाइंट देख रही है तो खराब लगे या अच्छा लगे, वो उनका मैटर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं साइड रख रहा हूँ चीजों को। तो मैंने उनको यही बता दिया कि मैंने कहा इसका इतना गंदा टाइम चल रहा है, इतना गंदा टाइम चल रहा है कि गलत चक्करों में पड़ी रही। तो उसके बाद उसने मुझे बोला महाराज ये आए दिन लड़के बदल रही है, एक से इसका ये होता है, एक से वो होता है, एक से होता है। अब फिर मैं खुल के उस चीज में बोलने पे आ गया। मैंने कहा सुनो मैडम, शुक्र की दशा चल रही है और इसके अग्नि तत्व वाले ग्रह जो है ऐसी ऐसी जगह बैठे ना। अब अष्टम भाव में मंगल बैठा है, अष्टम भाव योनि का ग्रह होता है। अब मंगल जो है उथल पुथल मचा के रखता है। मैंने कहा इसको सिर्फ सेक्सुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, सिर्फ सेक्सुअलिटी की तरफ, और ये आए दिन उधर की तरफ ही जाएगी, गलत चीजों में ही जाएगी। खुल के बोल दी मैंने, जब उन्होंने बोला कि आप बताओ, खुल के बताओ, खुल के बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारी चीजें खुल के बोल दी। मैंने कहा नया नया लड़का ही ढूंढेगी बस शारीरिक संबंध बनाने के लिए, साफ बोल दिया मैं नाम नहीं ले रहा भाई, जो चीज है। अब वो चीज योग बना हुआ, मैंने कहा 2035 तक, कह रहे इसका मतलब तो इसकी शादी हो जाएगी। मैंने कहा शादी में डिवोर्स है पूर्ण रूप से, एक आदमी से मन नहीं भरे। मैंने कहा आप सुनिए मेरी बात, इसमें ठीक करने के लिए क्या करना है, गुरु का पुखराज, मंगल का मूंगा, सूर्य का माणिक। मैंने कहा मूंगा पहनने से इसकी ऐसी स्थिति कर देगा गुरु पहनने से कि ये अगर उधर के बारे में सोचेगी, इसकी इतनी टेंशन दे देगा, इतनी विपदा दे देगा टेंशन की, इसे दूसरी चीजों में उलझा के रखेगा। तो महाराज इसको तो 50,000 की नौकरी लगी है, MBA की पढ़ाई भी करना चाह रही, तो इसका मतलब इसे ना भेजे। मैंने कहा वो तो आप लोगों का मैटर है, पैसा देखना है तो देखो, पर ये कामों में करेगी। कह रही हमें तो पता है, इसकी मम्मी मेरे से बोल रही है सब, मैं इसकी मौसी लगती हूँ। कह रही मुझे तो मालूम है, रोज लड़के बदल रही है, रोज आए दिन इसके घर वाले गाली देते हैं इसको, ये वो। मैंने कहा वो तुम्हारी मर्जी है, 50,000 कम माने क्या करना, मेरा काम है बता देना। मैंने बता दिया, मैंने कहा सुनो पुखराज पहना देना, और मैंने फोटो डाली है। लोग ये भी सोचते कि महाराज रत्न बता देते हैं। मैंने लग्नेश पंचमेश, सूर्य का ही लग्न है मेरे जैसा, मैंने लग्नेश पंचमेश भाग्येश की फोटो डाल दी, कितने कमजोर है डिग्री वाइज, विंशोभंग बल में सबसे ज्यादा कमजोर है, फोटो डाल दी। शुक्र बलवान है और शुक्र की दशा चल रही है 2035 तक। इसका मतलब इसकी शादी, मैंने कहा डिवोर्स तलाक होना निश्चित है, 100% लिख के रख ले। हाँ, उसका उपाय यही है कि अभी से इसकी तीनों प्रकृति को बदल दो। लव मैरिज ही करेगी, कितने ही पंडितों ने बता दिया, ज्योतिषों ने बता दिया। मैंने कहा वो पंडितों ने ज्योतिषों ने क्या बताया, मैं ये भी बता दूं, शादी के बारे में 2028 से पहले इसके माँ बाप को मना कर देना, विचार ना होना है। फरवरी 2028 के बाद शुक्र में शनि आएगा, उस पीरियड में शादी करेगी, अपनी मर्जी से करेगी, इस लड़के से करेगी, और उसके साथ रिलेशन में रह के संतुष्ट होगी, उसके बाद करेगी, वही शादी अच्छी सक्सेस होगी। नहीं तो एक किसी से भी शादी करवा लो, डिवोर्स तलाक निश्चित है। शुक्र की दशा बहुत लॉन्ग पीरियड तक कराएगा ही कराएगा। चलो आगे की चीज पढ़ लेते हैं। अब देखो भाई, चर्चाएं जो होती है ना, आप सोच रहे हो मैं क्लास कम करा रहा हूँ, तो ये इन चीजों से संबंधित ही उदाहरण दे रहा हूँ जो पल्ले पड़ जावे सबके। मेरे लोग कस्टमर तो ये सोचते हैं महाराज तो कहानी सुना, कहानियों का ही लेना देना है सबसे, समझ रहे हो। रावण की बुद्धि भ्रष्ट थी, इसलिए लड़ने के लिए गया था सीता का हरण करके, तो कहानी सुनाऊंगा तो समझ में जल्दी आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्वक्षेत्र, मित्र क्षेत्र, शत्रु क्षेत्र, अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति, कारणों से अच्छे तथा बुरे स्थानों में बैठे ग्रहों के प्रभाव सहस्त्रों प्रकार के भले बुरे परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार सदैव स्मरण रखना चाहिए। यहाँ साफ बता दिया है कि ऊंच का, नीच का, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, शत्रु क्षेत्री, मित्र क्षेत्री, मतलब मिक्स विक्स करके ग्रहों का जो एक फला डाइसाइड होगा, वो तो एक एस्ट्रोलॉजर को ही करना पड़ेगा। वो यहाँ पे ग्रह नहीं बताएंगे कि 6, 8वें 12वें में कैसा घर बैठती, वही चीज समझा रहा था कि इन्होंने साफ बोल दिया, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से हाथ खड़े कर लिए कि हम नहीं बताएंगे, वो अब तुम फलादेश निकालो। इन्होंने ये बोल दिया, किताब में फलादेश नहीं बताया कि 6, 8वें 12वें घर का फलादेश क्या होगा, इन्होंने साफ बोल दिया। क्या बोल दिया मैं पढ़ा देता हूँ। परंतु सभी अच्छे स्थानों में बैठे हुए ग्रह शुभ फल ही देते हैं। इन्होंने शुभ फलों में तो साफ अपना पक्ष रख दिया किताब वालों ने, कि शुभ पक्ष जो देते हैं वो चलो हमने अपना पक्ष रख लिया। अब जब शत्रु ग्रहों की बात आई, खराब घर की 6, 8वें 12वें की, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये होशियार बन गए। वहां पे क्या होशियारी कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कि 6, 8वें 12वें घर में बैठे हुए अशुभ ग्रह फल ही देते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। राशि, स्थिति, अंश, डिग्री, उच्च नीच, स्वक्षेत्र की अपने मित्र की राशि पे, मित्र क्षेत्र की अपने मित्र बंधु की राशि, मित्र क्षेत्र मतलब एक तो स्वक्षेत्र है खुद की राशि, मित्र मतलब अपने मित्र की राशि पे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है,
शत्रु क्षेत्र की, अगर खराब घर पे बैठे हुए अन्य ग्रहों की दृष्टि, मान लो कोई शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह दृष्टि देके उसके बल को बढ़ा रहा है, ये तो अब दृष्टि देखनी पड़ेगी कौन सा ग्रह कैसा स्वभाव है, सबको बताया गया है। शुक्र शुभ ग्रह है, गुरु भी शुभ ग्रह है लगभग लगभग, सूर्य क्रूर पाप ग्रह है, मंगल भी क्रूर पाप ग्रह है, राहु तो क्रूर पाप ग्रह है ही है, केतु भी थोड़ा सा क्रूर पाप ग्रह है। किसी किसी स्थिति में केतु देवताओं की स्थिति राशि पे बैठा हो तो ज्यादा क्रूर फल नहीं देता, खराब काम नहीं करता। शुक्र शनि बुध की राशि पे डिस्टर्बेंस काम करता है, लिवर प्रॉब्लम हो गया बुध की राशि पे, शुक्र की राशि पे कॉन्स्टिपेशन हो गया, यही गंदा वाला योग जो भी मैं बता रहा था, सेक्सुअलिटी गंदी चीजों में ले जाता है। शनि की राशि पे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करता है, बीमारियों को बढ़ा देता है, पैरों में जोड़ों में दर्द हो गया, लकवा हो गया, पैरालिसिस हो गया, नसों की बीमारी हो गई, ये सब काम करता है। सूर्य के साथ बैठ जाए तो ब्रेन हेमरेज दे देता है, समस्या दे देता है। अब क्रूर ग्रह की राशि में बैठा हो तो, अकेला सूर्य की राशि में बैठा हो तो खराब काम नहीं करता केतु, मूल त्रिकोण का होता है, योग कारक होता है, साइंटिस्ट बनाता है, वैज्ञानिक बनाता है, अब्दुल कलाम जी जैसा बनाता है, ये भी बता दो, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या बोला, शत्रु क्षेत्र अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति आदि कारणों से अच्छे तथा बुरे स्थानों में बैठे हुए ग्रहों के प्रभाव से सहस्त्रों प्रकार के भले बुरे परिवर्तन हो जाते हैं। इन्होंने अपना पलड़ा छोड़ दिया, खाली इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया कि कैसा होगा फला दे 6वें 8वें 12वें भाव, इन्होंने ये बोल दिया कि उसकी व्यक्ति की कुंडली में जैसी स्थिति बनी है, कोई शुभ ग्रह देख रहा हो तो वो रक्षा भी करेगा, अशुभ ग्रह दे रहा हो तो वो मारने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए। इतने पे ये वाली कहानी खत्म हो गई, विभिन्न भाव पर ग्रहों का शुभाशुभ फल। नहीं, अब थोड़ा सा और इन्हीं से संबंधित चीजें, अन्य ज्ञातव्य विषय, उसमें भी चर्चा कर लेते हैं। बाकी इसके बारे में इन्होंने समझा दिया कि 6वें 8वें 12वें घर में ग्रहों का क्या फल होगा। अब देखो भाई, ज्योतिष सीखने में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि हम ये जो आजकल आदि कचरे एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं ना, 2-4 दिन में बढ़िया बढ़िया फलादेश करने लगते हैं, ऐसे वैसे हालत खराब हो जाती है। ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई। लग्न से तीसरे छठे 11वें भाव क्रूर ग्रहों में बैठना जातक के लिए शक्ति प्रदान, ये बहुत बढ़िया बात लिखी है। अन्य ज्ञातव्य विषय, लग्न से तीसरा घर पराक्रम का होता है, तीसरे तथा छठे 6th छठे वह तथा 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह, क्रूर ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। इस बात को याद करना है। देखो ये कुछ सूत्र हैं ज्योतिष के, जो कि मैंने कई बार बताए। अब जो नए नए पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके तो पल्ले से बाहर है, उनके तो नहीं समझ में आने वाले। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ चुके हैं, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सूत्र, हमें सब व्यक्तियों के लिए सूत्र याद करने की, ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका शुक्र का लग्न है 7 नंबर का, तो अब उससे तीसरा घर जो होता है वो 9 नंबर का होता है। 9 नंबर गुरु राशि है, ठीक है। तो वहां पे अगर कोई क्रूर पाप ग्रह बैठ जाए ना, 9 नंबर तो शुभ ग्रह, पर अगर कोई क्रूर पाप ग्रह बैठ जाए तो उस घर में अच्छा फल देता है, क्योंकि वो पराक्रम का घर है। पराक्रम के घर का कारक कौन है? मंगल कारक है। और मंगल कैसा ग्रह? तमोगुणी ग्रह। तो तमोगुणी ग्रह की राशि पे अगर भले वहां पर गुरु है तो गुरु वहां पे सब माना जाएगा, बट उसकी राशि पे अगर शनि बैठ जाए तो शनि पराक्रम में वृद्धि करेगा और अच्छा काम करेगा। पराक्रम का घर पता है क्या होता है? बैठ के पैसा कमाने से संबंधित व्यवस्था बनाता है। तो आदमी का दिमाग बहुत चलता है कि शेयर मार्केट में जाऊं, लॉटरी में जाऊं, जुए में जाऊं, सट्टे में जाऊं, मुखी का काम करो बैठ के। क्यों जाता? क्योंकि जो देखो, जो आपका थर्ड हाउस होता है ना, थर्ड हाउस, यहां पे बैठा हुआ शनि, दशम पूर्ण दृष्टि 12वें घर पे होती है, दशम पूर्ण दृष्टि, ठीक है। तीसरी दृष्टि होती है पंचम भाव पे, तीसरी पूर्ण दृष्टि बुद्धि के घर पे और भाग्य स्थान पे। तो शनि जो है पराक्रम के घर पे मंगल की राशि बैठा हुआ, अपना दिमाग क्या लगाता है? बुद्धि लगाता है। बुद्धि का बल लेता है। सबसे पहले बुद्धि को देखेगा, बुद्धि का बल लेगा, भाग्य की उन्नति करने के लिए सपोर्ट करेगा। और उसके बाद 10वें 12वें घर से बैठे बैठे पैसा कमाता है, बैठे बैठे पैसा कमाने की बुद्धि लगाता है कि मैं ऐसा कोई काम करूं। ऑनलाइन वर्क करेगा, कंप्यूटर संबंधित कोई काम सीखेगा, ऑनलाइन में लोगों को ठगने भी लगेगा। अगर यही शनि खराब है, यहाँ चंद्र लगना है और शनि खराब है, तो ये बाहर से लोगों को पैसा लूटेगा। और गलती से यहाँ राहु बैठा है, शुक्र भी यही अगर कर्म स्थान पे बैठ गया है, तो ये लोगों का पैसा लूटेगा।
कैसे लूटेगा? ये भाई साहब वो आपके टावर लगने के लिए ना, आपका नाम निकला हुआ, आपकी जमीन पे आपने अप्लाई किया हुआ था टावर लगने के लिए, 10,000 रुपए डालो आपकी एनओसी करा देते हैं, 6,000 रुपए डालो, तो ये लूटने फूटने वाला काम नहीं करेगा कोई 2 नंबर का काम करके। यही जो आजकल ये कर रहे हैं ना, क्या नाम करते हैं ये साइबर क्राइम, वो भी काम करने लगेगा अगर पराक्रम के घर में पैसा कमाने की बुद्धि रखेगा, मतलब जैसे भी कमाओ, ये चीजें भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11वें, तीसरे, छठे तथा 12वें भाव में क्रूर ग्रह, 11वें 12वें भाव में क्रूर ग्रहों का बैठना जातक को शक्ति प्रदान करता है। 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते। अब देखो नहीं, यहाँ पे क्या एक बात लिखिए, इसमें 11वां नहीं होगा, इसमें 11वें के बाद 12वां भी होगा, इसमें 12 नंबर होगा, इसमें 12 भाव था, 12 भाव था, इसको 12वें में बोलेंगे, 12वें में। अब 11वें भाव का भी बता देता हूं उसमें क्या लिखा था, ठीक है। मतलब लग्न से तीसरे, छठे तथा 12वां भाव, 12वें भाव में बैठे हुए क्रूर ग्रह अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि कोई भी क्रूर पाप ग्रह अगर वहां बैठा हो तो अच्छा फल प्रदान करेगा। अब क्या लिखा पता है, 11वें घर में, 11वें घर में, 11वें घर में बैठे हुए शुभ ग्रह, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, अब शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, 11वें 11th हाउस में सभी ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। 11वां घर लाभ का घर है, कोई क्रूर पाप ग्रह भी बैठा होगा तो भी लाभ देगा, और शुभ ग्रह बैठा होगा तो भी लाभ देगा, क्योंकि उसको लाभेश ही बोला गया, लाभ का घर। शुभ ग्रह अशुभ ग्रह सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, इस घर में 11वें घर में, इस बात को याद रखना है ना। 11th हाउस होता है, वहां पे हर ग्रह बैठा हुआ अच्छा फल ही देता है। बट ये भी कह सकते हैं कि 11th भाव में अच्छा ग्रह फल देगा, बट कहीं ना कहीं अगर पंचम में बैठा हुआ कोई खराब ग्रह गलती से इनकम हाउस के घर को देख रहा है, तो वो उसके घर में थोड़ी पीड़ा भी पैदा कर देगा। वहां 11th में बैठा हुआ ग्रह खराब फल नहीं दे रहा है, बट अगर गलती से कोई ग्रह देख रहा है उसको पूर्ण दिशा, मान लो राहु देख रहा है, क्योंकि राहु की पंचम सप्तम नवम दृष्टि होती है, 11वें घर पे अगर पड़ रही है, तीसरे घर पे बैठा है, तो वो 11वें को देखेगा, तो कहीं ना कहीं उसके काम में बाधाएं दे देता है, अटका देता है, क्योंकि राहु का स्वभाव ये है, जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोक देता है, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है। तो वो अगर नवम पूर्ण दृष्टि से 11वें घर को देखेगा, या पंचम भाव में बैठा हुआ सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेगा, तो भी वो उस कार्य में बाधा देगा, रुकावट देगा, बनते बनते कार्यों, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, समझ रहे। हाँ, वही अगर इनकम हाउस में बैठा है राहु, तो वहां वो अच्छा काम करेगा। इनकम हाउस में बैठा हुआ राहु, वो 2 नंबर से ही पैसा कमाएगा, ऐसी व्यवस्था बनाएगा, ऊपरी इनकम होगी उस आदमी की, वो किसी भी विभाग में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, ऊपरी इनकम होगी। ये चीज लिख लेना, लग्न से तीसरे तथा छठवें तथा 12वें भाव में बैठे हुए क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, क्रूर ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। 11वें घर में बैठे हुए शुभ ग्रह अशुभ ग्रह सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, ठीक है, लिख लेना। ये एक सूत्र टाइप का है, इसको याद करने की जरूरत है। और सुनो, मैंने जिनके 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 जो बच्चे मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं उनको नोट्स भेजे हुए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास ये नोट्स भेजे हुए, और किसी जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे मेरे पास जो सीख रहे हैं, अगर किसी के पास ये नोट्स पर्सनल नहीं गए हैं तो मांग लेना, दे दूंगा, सारे के सारे बेसिक पेज भेज दूंगा तुम्हारे पास। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, दूसरी बात, स्वग्रही उच्च क्षेत्री, स्वग्रही मतलब अपने घर में बैठा हुआ ग्रह, उच्च क्षेत्री जो उच्च का ग्रह होता है, ठीक है, स्वग्रही उच्च क्षेत्री, मित्र क्षेत्री, मित्र की राशि में बैठा हुआ ग्रह। उसके बाद क्या है, मित्र क्षेत्री अथवा स्वक्षेत्र, बस स्वक्षेत्र हो तो गया, स्वग्रही को तो स्वक्षेत्र बोलते हैं, स्वक्षेत्र स्वक्षेत्र या उच्च क्षेत्र पर दृष्टि, अच्छा दृष्टि डाले, मतलब स्वक्षेत्र और उच्च क्षेत्र पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, मतलब दृष्टि भी अगर गलती से किसी अच्छे ग्रहों की उच्च क्षेत्र पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, फिर उसके बाद क्या लिखा था, उस स्थान के गुणों की वृद्धि करते हैं, डालने वाले ग्रह
उस स्थान की। देखो क्या लिखते हैं, ये चीज मैंने पहले पढ़ा रखी है कि स्वग्रही, स्वग्रही का मतलब पता है क्या होता है कि मंगल मंगल की मेष राशि वृश्चिक राशि में बैठा है, या गुरु गुरु की धनु मीन राशि में बैठा। उच्च क्षेत्रीय, जैसे जो ग्रह उच्च क्षेत्र के होते हैं, कर्क राशि पे जो है वो गुरु उच्च का होता है, ठीक है। चंद्रमा वृष राशि पे उच्च का, तो जिस जिस राशि पे जो ग्रह, शनि तुला राशि पे उच्च का है, बुध कन्या राशि पे उच्च का है, जो शुक्र है वो मीन राशि पे उच्च का है। तो जो जिस जिस क्षेत्र, मित्र क्षेत्रीय जो जिसके मित्र की राशि में बैठे, गुरु सूर्य चंद्र मंगल अपने मित्र है एक अलग, शुक्र का शनि मित्र है, बुध मित्र है, शनि भी शुक्र बुध का मित्र है, ये सब मित्र हो गया। अथवा स्व क्षेत्र, उच्च क्षेत्र पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, अगर मान लो कोई शुक्र जो है वहां से बैठा हुआ शनि को देख रहा है, बुध को देख रहा है, तो वो भी उसका मित्र संबंधित काम करेगा। उस स्थान पर बैठे हुए ग्रहों की वृद्धि, वृद्धि मतलब समझ रहे, बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अपने मित्र को देखेगा तो बल देगा। और जो उच्च का ग्रह है अगर वो अपने सामने वाले मित्र घर को देखेगा, या मित्र राशि वहां पे कोई ग्रह बैठा उसको देखेगा, तो बल देगा ही देगा, क्योंकि उसके पास बल है, वो उच्च का है। अब मान लो कोई राजा है, अब राजा किसी दास की तरफ दृष्टि दे रहा, तो उस नौकर का तो भला करेगा ही करेगा, राजा की दृष्टि है ना भाई, वो वाली बात हो जाती है। तो माइक चल तो रहा है, क्या हो गया सर, बंद हो गया था क्या, समझ में आ गया? ये चीज बताइए। इसे और अधिक स्पष्ट से नीचे लिखे हुए अनुराग समझ, ये तो मैं बता दिया, सिंह राशि मेष राशि में बैठा हुआ सूर्य दृष्टि प्रदान। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने इस चीज को, और मैं इसको पढ़ा के लिखा के नहीं पढ़वा रहा हूँ, लिखाना पड़ा, दिमाग खराब हो रहा लिखने। इसमें क्या लिखा है, इसे और अधिक स्पष्ट रूप से नीचे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए। सूर्य सिंह राशि पे, मेष राशि, सिंह स्वराशि मेष राशि पे उच्च का होता है, ठीक है, अथवा इन राशियों पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है, ठीक है। अब क्या लिखा, चंद्र कर्क राशि अथवा वृष राशि पर बैठा हुआ हो, अथवा इन राशियों पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ती हो। मतलब या तो वहां पे वो खराब घर पे बैठा हुआ है, नीच घर पे बैठा होगा, जब भी उच्च पे दृष्टि पड़ेगी तो उच्च घर जहां का भी मालिक होगा उस घर में वृद्धि करेगा। चंद्रमा बैठा तो नीच की राशि में, कर्क राशि में, कर्क राशि में नहीं, चंद्रमा नीच का किस पे होता है, वृष पे उच्च का होता है ना, तो उस पे वृश्चिक राशि पे नीच का होता है। तो वृश्चिक पे अगर बैठा तो नीच का है, तो जिस घर पे नीच का है उस घर को मान लो नुकसान दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, पर उसकी दृष्टि जिस घर पे पड़ रही है उस पे तो चंद्रमा उच्च का काम करेगा ना, तो वहां उस वाले घर की वृद्धि करेगा चंद्रमा, ये चीज भी मानी जाएगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि चंद्रमा अपने उस घर को, अब उसके बाद मंगल के बारे में लिख दिया कि मेष वृश्चिक अथवा मकर राशि पर, क्योंकि मेष और वृष स्वक्षेत्र की राशि हो गई, और मेष और वृश्चिक स्वक्षेत्र की राशि हो गई, और मकर राशि पे उच्च का होता है चंद्रमा, तो उन घरों की चंद्रमा ये मंगल वृद्धि करेगा, आप वो भले दृष्टि देख के कर रहा हो या वहां बैठा हो, ये चीज बता दीजिएगा। मिथुन अथवा कन्या राशि पर बैठा हुआ, कन्या राशि पे ही स्वक्षेत्र का माना जाता है कुछ डिग्री तक, और 1 से लेके 13 डिग्री तक का जो है बुध उच्च का भी माना जाता है कन्या राशि पर, ठीक है। तो मिथुन अथवा कन्या राशि पर बैठा हुआ, अथवा इन राशि पर बुध की दृष्टि पड़ती हो, गुरु धनु मीन तथा कर्क राशि पर बैठा हुआ था, इनकी गुरु पर दृष्टि पड़ती हो। वृष तुला व मीन राशि पर तो उच्च का होता है, और वृष तुला स्वराशि शुक्र की राशि बैठा हो, इन राशि पर शुक्र की दृष्टि पड़ती हो। मकर कुंभ व तुला, तुला राशि पर शनि उच्च का होता है, मैंने बताया, अथवा इन राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। राहु के बारे में लिखा रहा, मिथुन राशि पर बैठा हुआ अथवा लग्न से तीसरे, छठे, 11वें किसी भी ऐसे स्थान में हो जिसमें धनु राशि ना हो। धनु राशि पे राहु नीच का माना जाता है, क्योंकि मिथुन राशि से जस्ट सामने 3 के सामने 9 होता है, तो उस पे नीच का माना जाता है। बस नीच की राशि को छोड़ के बाकी तीसरे, छठे और 11वें भाव में और 12वें भाव में राहु वृद्धि करता है, समझ रहे हो, अच्छा काम करता है। और मिथुन राशि का तो बता ही दिया। केतु धनु राशि पर बैठा हुआ अथवा लग्न से तीसरे, छठे या किसी भी ऐसे स्थान में जहां पे मिथुन राशि ना हो, क्योंकि मिथुन पे वो नीच का माना जाएगा, क्योंकि केतु उच्च का माना जाता है किस पे, धनु राशि पे, ऐसा, ठीक है। तो जो ग्रह सूर्य के बराबर अथवा उसके समीप अंशों पर होता है उसे पूर्ण अस्त माना जाता है। जो ग्रह सूर्य से 8 अंश तक की दूरी पर होता है उसे आधा अस्त माना जाता है, तथा जो ग्रह 15 अंश की दूरी पे होता है तो पूर्ण उदय माना जाता है। मतलब अगर सूर्य से 15 डिग्री की दूरी पे है कोई भी ग्रह तो वो जागरूक है, जगा हुआ, पर 8 डिग्री तक है अगर कोई ग्रह सूर्य की डिग्री से 8 अंश के भीतर में, मतलब मान लो सूर्य 0 डिग्री का, ठीक है, और चंद्रमा मान लो 15 डिग्री का, तो चंद्रमा का और सूर्य से डिफरेंस कितना है, 15 डिग्री का, ठीक है। तो सूर्य उसको अस्त नहीं कर पाएगा। अब वही चंद्रमा 60 डिग्री का है तो सूर्य उसे आधा अस्त करेगा,
ये चीज समझाई गई है। इस चीज को मैं कल पढ़ाऊंगा, 9 बजने जा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने फोटो डाली हुई हैं, जिनको जिनको क्लासेस चल रही हैं व्हाट्सएप पे, आप लोग खुद से भी पढ़ के सीखिएगा। और कोई भी चीज अगर कंफ्यूजन रहती है या मन में कोई मतलब डिफरेंट, तो मैं हूँ उसके लिए, मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। और मैंने बताया देखो कंफ्यूजन तो जाहिर सी बात है, ये एक विज्ञान है, ज्ञान है, और इसमें सीखने वाली चीजें अथाह है, जितना सीख ले उतना कम है। तो अगर कोई कंफ्यूजन किसी किसी का रह जाता है तो बेहिचक मेरे से पूछ लेना। किसी का कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो बेहिचक मुझसे पूछ लेना, मुझे बताने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना जी। चलो, और वो एक्स्ट्रा नॉलेज जो है बाद में कल पढ़ाएंगे, जो चीजें मतलब अभी बात कर रहे थे ना, ठीक है जी। माइक को निकाल देता हूँ मैं। अब आगे की चीज हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। और किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो 1 दिसंबर से भी नई क्लासेस चालू हो जाएंगी। और इसमें भी ज्योतिष में सीखना हो तो 2, 5, 6, 7 महीने, 8 महीने मेरे साथ रह लेना, वैसे ही सीख जाओगे। चलो, इसमें क्या क्या वो है देख लेते हैं हम। किसी ने कोई बातें लिखी हुई हैं कुछ। राहु 6th भाव पर हो तो भी अच्छा होगा महाराज जी। भाई साहब, राहु 6th भाव पर हो तो लगभग अच्छा ही होता है, पर अगर वो कहीं ना कहीं शुभ ग्रह की राशि पे बैठा हो तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाता है, समझ रहे हो। शुभ ग्रह की राशि पे राहु, क्योंकि गुरु की राशि पे चांडाल योग बना दिया उसने वहां पे, तो अच्छा भी हो के ना भी अच्छा हो। हाँ महाराज जी, आप तो ऐसे ही स्टडी करवाएं, एकदम सही है। ये कौन है भाई साहब? चलो ठीक है, आपने मुझे भी बताया था, ये सही है महाराज जी, ठीक है जी, ठीक है। एक्चुअल में देखो, समझने वाली चीज़ जब तक दिमाग में ना घुस जाए ना, वो आजीवन के लिए घुस जाती है। आज खान सर जी पढ़ाते हैं, बड़े टॉप लॉजिक से पढ़ाते हैं, और पढ़ाई एक ऐसी होनी चाहिए जो दिमाग में बैठ जाए माने हमेशा के लिए बैठ जाए, परमानेंटली बैठ जाए। तो इसलिए पढ़ाने में भी मजा आना चाहिए। पढ़ो सीखो, मैं तो बढ़िया, मैं तो कह रहा हूँ सब सीखो, जिसको जो चीज़ सीखनी है। इसलिए तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है कि भैया वीडियो यहीं रह जाए, मैं तो यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है ना। मैं तो यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिसको सीखना है सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का 2 दिन 3 दिन से कैमरामैन का काम करता है हमारा, वो जो है जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है, नहीं आ रहा है। 2-3 क्लास बाकी है यूट्यूब पे अपलोड करना। ये क्या है, गुरु चंडाल का कहीं लिख। भाई देखो, गुरु को हमेशा राहु नुकसान देता ही देता है। राहु शुक्र को भी नुकसान देता है, शुक्र उसका गुरु है, उसको भी नहीं छोड़ता, ये भी बता दो। और राहु शनि को भी नुकसान देता है, शनि की ही छाया लेके राहु काम कर रहा है। पर राहु के बारे में लिखा है कि राहु शनि की युति में शनि को नुकसान मिलेगा, क्योंकि शनि कुछ है, तत्व है, और राहु कोई तत्व नहीं है। राहु प्रारब्ध के कर्म है एक तरह से। राहु शनि को भी नहीं नुकसान वो मतलब छोड़ता है, वो अपने ही घर को भी नुकसान देता है। राहु शनि की युति में शनि को नुकसान मिलता है, राहु को नहीं, साफ लिखा हुआ है। देखो, शनि और राहु की युति पृथकता जनक भी होती है और रोग जनक भी। इनका प्रभाव जिस पर होगा उससे पृथकता और उसमें रोग होगा। जैसे कन्या लग्न हो, एवं शनि राहु 9वें भाव में स्थित हो, तो जहां वे राज्य की सहायता ना मिलने देंगे, वहां वे शरीर के 9वें भाव तथा तृतीय भाव अर्थात उरु और कानों में रोग उत्पन्न करेंगे। इस स्थिति में राहु और शनि की शांति नवमेश और तृतीयेश को बलवान करना होगा। भले ही नवमेश शनि क्यों ना हो और समझ रहे हो, नवमेश शनि क्यों ना हो, शनि और केतु की युति में शनि को हानि पहुंचती है, ये भी लिखा हुआ है। शनि और केतु की युति में, शुक्र राहु की युति में शुक्र को कष्ट मिल सकता है। यद्यपि शुक्र राहु परस्पर मित्र है, तो भी नैसर्गिक रूप से शुक्र शुभ ग्रह और राहु पापी ग्रह, साफ लिखा हुआ। राहु किसी को नहीं बकसता, ये भी बता दो। शनि की छाया लेके शनि को भी नहीं बकसता ऐसा ग्रह, और मैं उसी आधार पे फलादेश करता हूँ। मुझे इन सब चीजों का पूरा वैज्ञानिक लॉजिक आधार पता हुआ है। मैं भविष्य में अपने हिसाब से कुछ किताबें लिख दूंगा बढ़िया करके, लोगों की सरलता के लिए, ये भी बता दूं। मैं भविष्य में कुछ ऐसी बढ़िया व्यवस्थित किताबें लिख के जाऊंगा, सरल किताबें, जिसमें लोगों के बड़े आराम से दिमाग में समझ। प्रभु जी, अगर मारक ग्रह उच्च का कहीं भी हो तो वहां का कैसा फल देगा? भाई साहब, मारक ग्रह अगर आपका उच्च का है, वो शत्रु है मित्र है, ये देखना पड़ेगा ना। आपने मारक की बात लिख दी, पर वो आपका शत्रु है कि मित्र है, ये देखना पड़ेगा। मान लो वृश्चिक लग्न, उसमें द्वितीय भाव मारक होता है, गुरु होता है 9 नंबर,
ठीक है, मान लो वृश्चिक लग्न, और उसमें 9 नंबर जो है वो आपका वो हुआ, क्या हुआ, मारक हो गया, और वही आपका पंचमेश है, तो प्रभु वो मारक नहीं होगा और वो उच्च का होगा तो बहुत अच्छा लाभ देगा, दुनिया भर का धनी आदमी बनाएगा। ये चीज डिसाइड करती है कि वो आपका मित्र है कि शत्रु है, ये सब भी तो देखना पड़ेगा। अधूरा प्रश्न अधूरा। प्रभु जी अगर मारक ग्रह उच्च का हो, मित्र है शत्रु है, ये देखना पड़ेगा फल कैसा। शत्रु है तो ऐसी की तैसी कर देगा, हाथ पैर तोड़वा देगा, शत्रु है तो यहीं पे बता रहा हूं आपके प्रश्न का उत्तर। और अगर वही मित्र है तो 4 चांद लगा देगा, 4 चांद लगा देगा। ये डिसाइड करता है कि आपका लग्न कैसा है, आपका मित्र कैसा है, क्या स्थिति है, ये सब डिसाइड करने के बाद फलादेश होता है किसी भी। शुक्र उच्च का राहु युति में क्या फल मिलेगा? भाई शुक्र उच्च का, भाई यार फालतू वाली बात हो गई। ये तुम्हारे प्रश्न भाई सचिन राणा मूर्खों वाले होते हैं, तुम्हारे प्रश्न मूर्खों वाले। शुक्र उच्च का, ठीक है, राहु युति में क्या फल देगा? भाई राहु युति में शुक्र बैठा हो, साला शत्रु है, और यह शुभ है। ये तो अभी यही तो बता रहा था दूसरे वाले को यही तो बता रहा था। तू यार कसम से तेरे को किसी दिन ब्लॉक मार दूंगा मैं। अभी और क्या बता रहा था मैं कि अगर वो मित्र है तो अच्छा फल देगा, और वो शत्रु है तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा। तो यही तो चीज तुम्हारे ऊपर भी लागू होगी भाई। चलो कैसे कैसे प्रश्न लिखते हो कतई। मैं मतलब एक चीज बता रहा हूं, उसे भी शुक्र उच्च का है, मान लिया उच्च का, राहु की युति है मान लिया। अब मित्र है कि शत्रु है ये क्यों नहीं बताया? लग्न कौन सा है ये क्यों नहीं बताया कि मित्र है शत्रु है कष्टकारक है? इतना तो तुझे भी नॉलेज होनी चाहिए। उस दिन भी कल परसों भी मैंने जवाब दिया है तेरे प्रश्न का कि इस लग्न में वो खराब काम करेगा। मैं साले गोबर बुद्धि ना खाया करो, मैंने कई बार बोला इस बात को। रोटी खा लिया करो बेंचो, फास्ट फूड खा के बुद्धि भ्रष्ट तुम लोगों की। समझाने के बाद भी चीज शुक्र उच्च का राहु उच्च का। मान ले मीन लगना है, शुक्र तेरा क्यों भला करेगा, राहु तेरा क्यों भला करेगा। मान ले सूर्य लगना है, वो शुक्र तेरा सारा बवासीर कर देगा, पाइल्स। इसमें क्या लिखा? बुध शुक्र कर्क लग्न में है 12वें, तो भाई सब ऐसी की तैसी कर देगा, पैसा बर्बाद करा देगा। बेकार है एक बारी बेकार है। तेरी बुद्धि उसी ने भ्रष्ट कर रखी है, शुक्र राहु दोनों ने। तेरी बुद्धि, मैंने कल परसों भी ये बात बताई। वृषभ लग्न में बुध शुक्र, कर्क लग्न में बुध और शुक्र नहीं। वृषभ लग्न में अच्छा माना जाएगा, बट डिसाइड करता है, अब मैंने बोला ना कुंडली देखने के बाद ही डिसाइड होती है। वो कौन से भाव में बैठा है, कहाँ बैठा हुआ है, ये नहीं बताया तूने। ये क्यों नहीं बताया कौन से भाव में बैठा है? बुध और ये इसने लिखा है शुक्र उच्च का राहु युति में क्या फल। घंटा, अब ये घर किस पे बैठा है ये क्यों नहीं बताया है? तो सही में मुंह रखे, तू छोड़ दे। तू प्रश्न ना पूछा कर, मुझे गुस्सा आता तेरे प्रश्न पर। बुध शुक्र कर्क लग्न है, देखो उन्होंने पूछा है बुध और शुक्र कर्क लग्न में, तो बुध और शुक्र कर्क लग्न में 12वें हो, तो बुध और शुक्र कर्क लग्न में 12वें हो तो भाई सब नुकसान देगा। दोनों मारक ग्रह हो गए एक तरह से, दोनों। बुध भी मारक हो गया और शुक्र भी मारक हो गया। कर्क लग्न में पराक्रम के घर का मालिक है बुध, और छठे घर का मालिक है, तो छठा घर खराब होता है। अब शुक्र 7वें घर का मालिक हो गया, मारक घर है, तो दोनों बहुत बेकार है। 12वें घर में बैठे हैं दोनों, ऐसी की तैसी करने वाले ग्रह, दोनों ऐसी की तैसी। भाई सब कर्क लग्न है ना, दोनों मित्र है, तो ये दोनों मित्र है, तुम्हारे थोड़ी मित्र है। तुम्हारा तो कर्क है, शुक्र भी उसका शत्रु है, बुध भी उसका शत्रु है। कहीं नहीं देगा अच्छे रिजल्ट। कैसे दे देगा अच्छे रिजल्ट? ये पाइल्स की बीमारी करेगा, ये लीवर को कमजोर बनाएगा, तकलीफें देगा। नहीं देता भाई सब, नहीं देता। अरे पैसा देना अच्छा नहीं होता, पैसा रुका, पैसा देना अच्छा नहीं होता। पाप का पैसा, हराम का पैसा 12वें घर, ये फालतू का प्रश्न। मैं दुनिया भर की कुंडलियां देख रहा हूँ भाई। मेरे पे तुम्हारे जैसे करोड़पति अड़बपति लोग मिले हैं मुझे, दुनिया भर के अड़बपति लोग मिलते हैं, अड़बपति जिन्होंकि 10-10 फैक्ट्रियां। उनको बीमारियां जब पूछने पे आता हूँ ना, तब बताते हाँ जी मेरे को ये बीमारी दी है, वो तकलीफें दी है। 12वां घर वे हानि रोग दंड व्यसन, और फिर रोग का घर देखता है उसे। अरे पैसा मिलना अच्छा नहीं होता, पैसा मिलना। रुपया चलता है आजकल, पैसा नहीं चलता। और उसमें पैसा नहीं दिया है बुध शुक्र ने, पैसा उसको कोई दूसरा ग्रह देख रहा होता है। बुध शुक्र को पैसा दूसरा ग्रह देखता है, उससे पैसा देता है। या तो उसको गुरु देखता है, या उसको मंगल देख रहा होता है। बुध शुक्र से लेने वाले दूसरे ग्रह होते हैं। बुध शुक्र कभी पैसा नहीं देते भाई मेरे। ऐसी स्थिति में कर्क लग्न में बुध शुक्र पैसा नहीं देते। कर्क लग्न में पैसा गुरु देता है, कर्क लग्न में मंगल पैसा देता है, कर्क लग्न में सूर्य सपोर्ट उसका पैसा देता है। सपोर्टर ग्रह जो है सूर्य का मित्र है।
तो जो जिसका मित्र होता है वो पैसा देता है, शत्रु ग्रह कभी नहीं, और वो उस दशा में देता है, गुरु की दशा में देता है। भाई राहु देख रहा है या कोई भी देख रहा है, हाँ तो गुरु देख रहा है ना, वो गुरु पैसा देगा। वो कैसे देगा? राहु, उसकी औकात नहीं है। शुक्र खर्चा करवा। एक बात बताओ, किसी ने घर बनाया तो उसपे तो खर्चा हुआ है, वे घर का, 12वें घर का है, तो उसने पैसा कहां से दे दिया? और 12वें में बैठा हुआ अगर बताया गया कि वो वे स्थान होता है। भाई सब नॉलेज लो, नॉलेज लो, नॉलेज लो। पहले राहु की बस की नहीं है पैसा देना, गुरु देता है पैसा, और गुरु की दशा में देगा, और चंद्र की दशा में देगा, मंगल की दशा में देगा, शुक्र की दशा में भिकमंगा बना देगा, भिखारी बना देगा, बुध की दशा में भिकमंगा बना देगा, बीमारियां दे देगा घर में, बड़ों को, फैमिली मेंबरों को बीमारियां दे देगा। राहु की दशा में पैसा जुआ लॉटरी सट्टे में लगवा देगा। अबे ऐसे नहीं होता भाई, इतना ज्यादा ज्ञानी मत बन, ऐसे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो। एक एक ग्रह के बारे में फलादेश मैंने बताया ना, ऐसे नहीं होता है फलादेश। फलादेश में मैंने बताया ना कौन पैसा देगा, मैं बता रहा हूँ। और मैं जो बात प्रमाण बता रहा हूँ ना, मैं जो प्रमाण बता रहा हूँ वो किताब के आधार पर बता रहा हूँ, और उसी आधार पर मैं रोज फलादेश करता हूँ। और मैंने पढ़ाई करी है, मैंने पढ़ाई करी है। अरे भैया 12वें में बैठा है तो ठीक है, बताया ना, उसको कोई अच्छा ग्रह दे रहा है और दशा देखी जाती है कि कौन सी दशा में पैसा मिल रहा है। तो चले ऐसे देख भाई, मैं तुझे एक बात बता दूं अश्विनी शर्मा जी भाई, मुझे खराब लगता है फालतू के प्रश्न। मुझे नॉलेज है कौन सा ग्रह कहां से क्या दे रहा है, ठीक है। तुम अगर अपना ज्ञान लगाओगे, मैंने बता दिया कौन सा ग्रह कहां से देता है पैसा, उसको कौन सा ग्रह कैसे देखता है, कहां से पैसा मिलता है, वो मुझे नॉलेज। बेटी चौथ बहन के लौड़े, तेरे जैसे ये फलादेश रोज करवाता हूं और रोज सिखाता हूं। मुझे ज्ञान मत बांटिया, मुझे ज्ञान मत बांट। मुझे मालूम है कौन सा ग्रह किससे देख के फलादेश पैसा लेता है। समझ में आया? लोड़ू तेरे जैसे आंडू गांडू रोज सीखते मेरे पास, मुझे ज्ञान मत बांटिया, बकचोदी मत करा करिया। लंड की नॉलेज है, तेरे जैसे झांटू भोसड़ी का माचू दो बनाया, जा नॉलेज बांटता फिर जा, तू भी नॉलेज बांट भोसड़ी का, तू भी नॉलेज बांट, तेरी मम्मी को बांट भोसड़ी के नॉलेज, जा बहन का लौड़ा, मुझे ज्ञान बांट रहा भोसड़ी के, तेरी मैया की चूत। एक बात बता, ले हम तुझे उदाहरण देंगे, कौन से घर का बेटा कहाँ का मालिक है। तेरा बाप हूं मैं, शर्माओं का बाप हूं मैं, ये भी बता दूं। तो जो पंडित बना फिर रहा, तेरे जैसे झांटू आते मेरे पास आंडू गांडू, मुझे सिखा रहा तू। मैं रोज तेरे जैसे विद्यार्थियों की पढ़ाई करा रहा हूँ भोसड़ी के। तुझे बहन के लौड़े यहाँ से हटा रहा हूँ, अभी बैन कर रहा हूँ चूतिया के पट्टे। तू मुझे सिखाएगा, 2 कौड़ी के आदमी, हांड में नहीं गांड में, तू मुझे सिखा रहा है कौन सा ग्रह किसका बढ़िया करता है। मैं भोसड़ी के लंडे, कर्क लग्न का शुक्र जो है मारक हो जाएगा वहां पे, कर्क लग्न का तो मारक हो जाएगा वहां पे शुक्र। चूतिया के पट्टे हमें सिखा रहा, रोग के घर का मालिक हो गया, बुध उसका भारी शत्रु हो गया, वहां पे वो फल दे रहा, बुध और शुक्र फल देगा, राहु फल देगा, मुझे सिखा रहा तू। तेरे जैसे 2 कौड़ी के रोज आते हैं मेरे पास, इनको सिखा रहा हूँ भी, क्लास ऐसी चल रही है हमारी, हमें ज्ञान बांट रहा। अच्छा, कर्क लग्न का मित्र चंद्रमा का मित्र गुरु है, मंगल है, उसका मित्र सूर्य है, बुध पैसा देगा उसमें, बुध साले कैंसर की बीमारी देगा और जन्म जात दे देता है बना बनाया योग। चल भाई छोड़, ओए इसको भी ब्लॉक मारू, ये भी होशियार बन रहा है यहाँ पे, प्रश्न फालतू के पूछा जा रहा है यहाँ पे, आता जाता कुछ नहीं है, वृषभ लगना नहीं, फलाना लगना नहीं, और ये लगना नहीं, और वो लगना नहीं। चलो साले प्रश्न उतने पूछो जो समझने लायक हूं, फालतू के प्रश्न पूछ रहे जिसका कोई लेना देना नहीं है। वृषभ लग्न में शनि के उपाय बताएं गुरु। अरे सब पूछा करो लाइव में, वीडियो को शेयर करके, वृषभ लग्न में शनि के उपाय बताओ। जब वीडियो को शेयर करते हो ना, वहां पूछा करो लाइव में, फ्री में पूछा करो। ये भिकमंगे जैसी इसकी स्थिति है, साले ने फोटो लगाने रखी है और कह रहा लग्जरी दिए से शुक्र और